हजरात 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 मुंबई का किंग कौन? विकू म्हात्रे। बहुत बहुत स्वागत। तो क्योंकि हम लोग चलन से उल्टे चलते हैं तो तोहफा आखिरी के बजाय शुरू में देते हैं। अरे वाह, मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतना बढ़िया खूबसूरत तोहफा मुझे कम से कम 10 साल में तो किसी ने नहीं दिया। मुझे किसी ने बताया कि जो मशहूर कलाकार हैं सुबोध गुप्ता, हाँ, उन्होंने नेटुआ देखने के बाद कुछ आपसे प्रॉमिस किया था। जो मैं बोलने जा रहा हूँ सुबोध को जरूर दिखाना। घुंघरू बांध करके नाचता था, कितनी बार मेरा ये जो था ये पूरा जो है जख्मी हो चुका था। फिर एक बार लाइट चली गई श्री राम सेंटर में, मेरा नाच लोगों ने रुकने नहीं दिया। अंधेरे में नाचता रहा मैं, क्योंकि चिल्लाते रहे कि हम लोग लाइट लेके आ रहे हैं, आप नाचते रहिए। ऐसा विहंगम दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा है। दफ्तरों का सबसे पॉपुलर सीन है। शुरू में ये सीन नहीं था कि मैं उसको खींच के मारता हूँ। हाँ। तो मैं जाके ट्राई कर रहा था कि एक ही शॉट में खींच लूं। पता नहीं क्या हुआ, शॉट में सच में इतना मेरा लगा कि जैसे बदन इतना चौड़ा हो गया, जाके उसको खींच करके बिना उसके जाने हुए हुआ था। फिर कुछ बोला तो उसको ज़्यादा जतन नहीं करना पड़ा एक्सप्रेशन लाने के लिए। ये वाला सीन जो है महालक्ष्मी ब्रिज पे हुआ था मुंबई में। उनको लगता था कि मैं इसको टॉर्चर कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मुझे गाली देते थे जाते हुए, अबे छोड़ इसको, ए कहाँ का गुंडा है तू, मैंने ऐसे चिल्लाते हुए जाते थे वो। आपको मनोज की ध्वनि नहीं आ रही थी? मनोज पंक्चर वाला, मनोज लिट्टी वाला, मनोज बिरयानी वाला। मनोज इतना कॉमन है कि ऊपर थूक दो तो मनोज पे ही गिरेगा। मतलब कहीं भी जा रहा हूँ ये पीछा नहीं छोड़ता है मेरा। अब मैंने सुना है कि अमेज़न या कहीं पे जो है वो चाबी का स्टैंड के साथ ये वाला फोटो रखा हुआ है। यही तो कि चाबी यहाँ है। हाँ। Whenever you talk about Shahrukh, you talk full of grace. मुझे बड़ी खुशी होती है उसको उस मुकाम पे देख करके, जिस तरह की दुनिया उसने खड़ी की अपनी। एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसके आसपास मैं उन सारे दोस्तों में था जिसने देखा था उसके साथ ये सब घटते हुए। ये मेरी माँ जो है ये पिछले साल ही गुजरी, और ये पूरे आयरन लेडी जो मैंने लिखा भी है, इसका तेवर लोग कहते हैं कि मेरे अंदर ज़्यादा आया है, लेकिन तब भी मैं सोचता हूँ 20-25%। मतलब पूरा समाज मेरी माँ के डर खौफ में रहता था और उतना ही प्यार भी करता था। रवीना के मरने का सीन था ये, मैगजीन चल रहा था और मैं रो रहा हूँ उधर कैमरामैन रो रहा है, वो खटखट की आवाज़ आ रही है, वो उसको रोक भी नहीं रहा है। डायरेक्टर रो रहा है, अनुराग कश्यप वहाँ बैठा हुआ वो रो रहा है। इधर बाकी जो डिपार्टमेंट है वो रो रहा है, जो मर गया है वो भी रो रहा है। क्या है तो अद्भुत बात है। ये दो सुबह के बीच की कहानी है, एक लंबा दरमिया है। एक सुबह है जिसमें बिहार के एक गांव में एक नौजवान उठता है सोकर। वो नेटुआ है, वो नाचता है, वो गाता है। और आज का दिन कुछ खास है क्योंकि ये होली का दिन है, जिस दिन उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और ये होली भी कुछ खास है क्योंकि उसका ब्याह भी हो गया है, उसका गौना भी हो गया है। तो उसे अपना काम जल्दी से निपटाना है। अपने खलीते में कुछ पैसे भी चाहिए, पर घर में पत्नी इंतज़ार भी कर रही है, जिसके साथ ये उसकी पहली होली होगी। लेकिन चीज़ें किसी तयशुदा पटकथा के तहत नहीं होती हैं। फिर जो होता है वो कभी रतन वर्मा की लिखी कहानी में हुआ था हंस पत्रिका में, कभी दिल्ली के मंच पर हुआ था जब नेटुआ नाम के थिएटर के इस अमर किरदार को निभाया गया। पर मैंने कहा ये दो सुबह दो दोपहर के दरमियान की कहानी है। एक और सुबह है कई दशकों के बाद की, जब जोधपुर में एक वकील है सोलंकी, जो सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, शिव को याद कर रहा है और ईश्वर के नाम पर तिजारत करने वालों से समाज को मुक्ति के अभियान में लगा है।
इन दोनों किरदारों में और इनके बीच के असंख्य किरदारों में एक समानता है। इन सब को निभाया है हमारे वक्त के सबसे कमाल एक्टर मनोज बाजपेयी ने। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के मेहमान मनोज बाजपेयी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमें लगा कि आपकी फिल्म आ रही है बंदा ZEE5 पर, जो प्रमुखता ऐसी एक कहानी है कि जिसमें एक धर्मगुरु एक मोलेस्टेशन करता है, रेप करता है और फिर एक वकील भिड़ जाता है उससे। तो उसका जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आप उसी के प्रमोशन के लिए घूम रहे हैं। 23 तारीख को ये आ रही ZEE5 पे? 23 तारीख को ZEE5 पे आ रही है और उसके एक हफ्ते के बाद हम कुछ चुनिंदा थिएटर में भी रिलीज़ करना चाहेंगे इसको। उससे क्या होता है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है, सब कुछ इतना कमाल दिख रहा है, तो हम चाहते थे कि जो बहुत सारे जो जैसे नेशनल अवार्ड है या बाकी कुछ अवार्ड्स हैं वहाँ पर ये वंचित न रह जाए शामिल होने से। तो कम से कम 10-15 थिएटर में तो जाएंगे। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम मिला तो हम उसको बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो हम लोग पहले भी आपसे कई बार लैंड ऑफ पे बात कर चुके हैं, तो अमूमन हम लोग गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बहुत बायोग्राफिकल रखते हैं, पर दर्शकों ने कहा कि इस बार सीन्स पे खूब बात हो। पर उस सीन से पहले मैं थोड़ा सा ट्रेडिशन से हटना चाहता हूँ। भाई वो फ्रेम कहाँ है? अरे वो फ्रेम कहाँ है नेटुआ वाला? ये चूंकि हम लोगों ने कई लोगों से सुन रखा था तो हमें लगा कि सबसे पहले उस कहानी पे बात हो। ये आपके लिए तोहफा है। अरे वाह। तो चूंकि हम लोग चलन से उल्टे चलते हैं तो तोहफा आखिरी के बजाय शुरू में देते हैं। ये पूरी कहानी। थैंक यू। काफी वक्त हो गया होगा आपको तो पढ़े अब? जी बहुत बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतना बढ़िया खूबसूरत तोहफा मुझे कम से कम 10 साल में तो किसी ने नहीं दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी परफॉर्मेंस की एक फोटो भी है इसमें। परफॉर्मेंस की फ़ोटो है जिसमें मैं नाचने वाला बना था। और इसकी जो है, इसकी अपनी कहानी बात करेंगे। हाँ, इस पे बात करेंगे। पर बात करने से पहले मुझे किसी ने बताया कि जो मशहूर कलाकार हैं सुबोध गुप्ता, हाँ, उन्होंने नेटुआ देखने के बाद कुछ आपसे प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस था? सुबोध को, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ सुबोध को जरूर दिखाना। जी बिल्कुल, हम क्लिपिंग भेजेंगे। सुबोध ने कम से कम नहीं भी तो 5-6 बार ये नेटुआ जो हमारा प्ले था देखा था, और कई लोगों ने तो 15 बार 20 बार जब जो हुआ। ये कौन से साल की बात है? 1990 की बात है ये। 1990। हाँ, 1990 की। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सफल नाटक और सफल किरदार रहा मेरे जीवन का। इससे ज़्यादा सफल किरदार मैंने आज तक नहीं निभाया, मैं आपको सच में कहूँ। और मैं बहुत, अभी होता है ना जवानी, अब जवानी का जोश था, मैं 18 घंटे रिहर्सल करता था इसकी। 18? जी। और कथक सीखता था मैं इस रोल को निभाने के लिए। फिर म्यूज़िक के साथ नाचने की उसकी जो रिहर्सल, वो फिर मैं पूरा घुंघरू बांध करके नाचता था। कितनी बार मेरा ये जो था ये पूरा जो है ज़ख्मी हो चुका था, तो नीचे बैंडेड लगा के या कपड़ा लपेट के फिर घुंघरू बांधता था, तब जाकर के ये हासिल हुआ था जो हम कर पाए थे। नहीं तो उसके बिना बहुत मुश्किल था। ये नाटक कहाँ कर रहे थे? श्री राम सेंटर में। और भी इसके साथ हमने बहुत ट्रैवलिंग भी बहुत की, बहुत ज़्यादा। और लेकिन इससे ज़्यादा सक्सेसफुल किरदार मैंने आज तक निभाया नहीं है। जबकि लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी फिल्में मेरी एक कहाँ मुकाम पे जो पहुंची हैं, लेकिन सौरभ इससे ज़्यादा मुझे प्यार और जो मुझे खुशी हुई थी इसको निभाने में। आप ये समझिए कि मैं तो नाचने वाला आदमी नहीं, फिर भी मैंने कथक सीखा, और कथक सीखने के बाद इसको एक नाचने वाले की भूमिका 2 घंटे तक आपको मंच पे रहना है। और उसमें एक बड़ा कमाल का किस्सा है, मैं सुबोध पे आऊँगा जी। भूला नहीं हूँ। एक नाल वाले जो होते हैं ना, नाल वाले, तो एक प्रोफेशनल नाल वाला सागर था जो कभी कभी एक्टिंग भी करता था। तो हम लोग, मेरे नाचने का ये आदत इतनी हो चुकी थी कि वो बीच बीच में वो ताल चेंज कर देता था, और ताल चेंज करने के बाद फिर वो मुझे कहता था कि तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, तू इस पर नाच। अब तो उस पर मैं इम्प्रोवाइज़ करके नाचता भी था। तो ये कमाल का अनुभव था दर्शकों के लिए। एक बार लाइट चली गई श्री राम सेंटर में, बिजली चली गई, मेरा नाच लोगों ने रुकने नहीं दिया, अंधेरे में नाचता रहा मैं, क्योंकि चिल्लाते रहे कि हम लोग लाइट लेके आ रहे हैं, आप नाचते रहिए। और कहाँ से बंगाली मार्केट से कोई जा कर के अगरबत्ती लेके आया, और पूरे थिएटर में सिर्फ अगरबत्तियाँ थीं और मैं नाच रहा था। ऐसा विहंगम दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा है। दूसरा, जहाँ तक बात है सुबोध गुप्ता की,
तो सुबोध मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा है। हम लोग साथ साथ में जो है बड़ी पार्टियां करते थे मंडी हाउस में। उसने 6-7 बार नेटुआ भी देखा। उसने कहा था कि मैं एक नेटुआ की तुमको पेंटिंग बना के दूंगा, मुझे लगता नहीं कि जीवन में इससे बढ़िया अभिनय हुआ है। और वो पेंटिंग और वो वादा आज तक ना सुबोध ने पूरा किया है 33 साल हो गए ना मुझे वो पेंटिंग मिली, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल पेंटर हो गया है। उसकी एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में जाती है। फ्रांस में पूरे शहर में इतने इंस्टॉलेशन उसके लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं सुबोध गुप्ता अब हाथ कहाँ आने वाले हैं। ये 33 साल पुराना उल्हाना है जो वाया लल्लन टॉप सुबोध गुप्ता जी तक पहुंचे। इसको पहुंचाया जाएगा। पहुंचाया जाए। मैं चाहता हूँ कि पहुंचाया जाए, कम से कम शर्म के मारे ही छोटी सी पेंटिंग दे दे स्केच ही करके दे दे। अच्छा जी जी। पर ये आपने घुंघरू वाली बात तो बताई, पर जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे रतन वर्मा की, तो ये बहुत ही हिला देने वाली, हदसा देने वाली कहानी थी। तो इसको पिक कैसे किया गया, क्या ख्याल था? एक निखिल वर्मा करके मेरा दोस्त है, बहुत ही जिगरी यार है, वो अभी बम्बई में ही है। उसने मैं और एन के शर्मा, मैं गया था फ्रांस कुछ शो करने के लिए, बैरी जॉन के नाटक का, और वहाँ पे फ्रांस में रहा मैं 2 महीने। उसके बाद जब मैं वापस लौटा तो एन के शर्मा जन नाट्य मंच के सदस्य थे, और वो कुछ समय के लिए जो है उन्होंने जन नाट्य मंच छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा कि यार एक प्ले करते हैं साथ में। तो एक छोटी कहानी उन्होंने निकाली मर्सिया करके। तो 2 औरतों की कहानी थी वो। तो उसने कहा तो ये तो कर रहा हूँ, लेकिन एक और कहानी चाहिए मुझे जो इंटरवल के बाद हम लोगों को दिखाएंगे। तो निखिल वर्मा ने लाके ये कहानी हंस से निकाल के, क्योंकि हंस बहुत पढ़ता था, वो आज भी पढ़ता है, तो उसने निकाल के ये मुझे कहानी दी थी। और इनके शर्मा ने कहा चल इसको बनाते हैं। जब पहला मंचन हुआ था तो पहले हाफ में मर्सिया का होता था, दूसरे हाफ में नेटुआ का मंचन होता था। ये प्ले छोटा प्ले था, 1 घंटे का। वो ऐसा हुआ कि बाद दूसरे तीसरे शो में लोग मर्सिया के लिए आने कम हो गए और नेटुआ देखने के लिए इंटरवल में घुसते थे वो। तब हमने डिसाइड किया कि इसको हम बड़ा प्ले लिखेंगे। और मैं इसका 2 लोगों ने लिखा था, उसमें से एक राइटर में भी था इसका, नेटुआ। तो मैंने अपने जीवन में 2-3 नाटक लिखे हैं, नेटुआ भी उसमें से एक है। क्या बात है। जी जी। ये वाली पंक्तियाँ आप खुद ही गाते थे, लहंगा ऐसे फैरे जैसे? हाँ, उसको हमने चेंज कर दिया था। हाँ। उसको हमने कर दिया था वो वाला क्या है, आरा हिले बलिया हिले, कलकत्ता। आप गाते थे मंच पे? हाँ, मैं गाता था, फिर कोरस होता था, वो गाता था और मैं नाचता था। काफ़ी बहुत मैं बता नहीं सकता हूँ। आप मुझे उस जगह लेके गए हैं कि मैं उसको पूरे दृश्य को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि जो जिस तरह की एनर्जी मंच पे होती थी, उसी तरीके की एनर्जी दर्शकों के बीच में होती थी। और मुझे लगता नहीं है कि मंडी हाउस में बहुत ही कम नाटक हुए होंगे जहाँ पे दर्शकों का जुड़ाव इतना ज़्यादा रहा है। हम लोग बहुत, क्योंकि हमने नेटुआ के इतने किस्से सुने थे, तो हमें लगा पहले तो वो कहानी पढ़ी जाए फिर आपसे पूछा जाए। नहीं, आप कहानी तो सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो कहानी उसको बहुत कोशिश की हमने कि हम फिल्म में लेके आएँ, लेकिन फिल्म में उसका भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर रहा। वो फिल्म कभी कभी बनते बनते रह गई, फिर उसके बाद उम्र निकल गई नेटुआ बनने की, क्योंकि ये 25 साल के 23 साल के लड़के की कहानी है जिसका गौना होता है, और पूरा समाज समझता है कि ये जो नाचने वाला है ये समलैंगिक है, क्योंकि पूरा समाज उसको समलैंगिक तरीके से देखता है, जबकि वो समलैंगिक नहीं है, नाचना उसका पेशा है। तो उसके हाव भाव भी एक नचनिए की तरह से हो जाते हैं, तो जिसके कारण समाज समझता है कि ये समलैंगिक है, तो इसका ब्याह कैसे होगा, हो भी गया है तो क्या अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा एक समाज कैसे, एक प्रिविलेज समाज कैसे इसकी ज़िंदगी हराम कर देता है इसकी शादी होने के बाद, और इसको अपने मर्द होने का एहसास तब शुरू होता है जहाँ पे यह पत्नी को डांटता भी है कई बार, और कितनी बार ये इसका नाचने से मन हट जाता है कि मैं नाचता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं भांड हूँ और मैं शादी करने के लायक नहीं हूँ, मेरी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है अगर मैं नाचूंगा तो। एंड देन कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है पूरी। एक आपके घर में प्रसंग हुआ था बेलवा में, कोई मिलने आया था? अरे कहाँ से लेके आते हैं आप। तो जवाहर है, जवाहर पहले हमारे घर में काम करता था, फिर पता चला कि जवाहर नाचने लगा।
तो जब मैं वापस गया सत्या वगैरह के बाद, तो आया मिलने, तो मैंने उसको बड़ी इज़्ज़त के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उसको बिठाया, उससे बहुत बातें की। उसको मैं तब इसलिए समझ पाया क्योंकि मैंने नेटवर्क किया था। तो मेरी माँ बार बार पूछती रही कि तू उससे क्या बात कर रहा है, इतना क्या मतलब कर रहा है तू। मैंने कहा कि क्योंकि मैं इसकी जगह जैसा मैं भी भांडी हूँ, इसलिए हम दोनों जो है एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए मैं इसके साथ बैठा था। तो पूरे समाज में हमारे जो है ये बातचीत का एक विषय हो गया था कि मनोज और जवाहर बैठ के आपस में 2 घंटा बात कर रहे थे। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। ये टीवी स्क्रीन है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें आएंगी, कई फिल्में जो आपने की और टीवी सीरियल, और कई जो आपने नहीं की लेकिन आपका नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल। और कई जो आप करने वाले थे लेकिन फिर कुछ कांड हो गया जी। थोड़ा उन पर बात करेंगे तस्वीरों के जरिए। लाइए भाई, तो हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था, तमाम दुश्वारियों के बाद फाइनली ये टीवी यहाँ लग गया है। और टीवी लगने की प्रक्रिया में इतना वक्त लगा कि धैर्य चुका सा जाता था। स्थिति वो छत पे चढ़ के एंटीना ठीक करने जैसी हो गई। बस आगे। ये फिल्म मैं कभी नहीं भूलता हूँ, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था जी। अभी यहाँ पे क्या, मुझे तो पता ही नहीं, आप सच में पूछिए तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि ये फ़ोटो कब ली गई। लेकिन मेरी हालत वैसी थी जो दिख रही है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। आप समझ सकते हैं कि मैं जितने वज़न का हूँ अभी, इससे कम से कम नहीं तो 10 किलो कम और था, और शायद ज़्यादा ही होगा। और मैं मानसिक रूप से मैं अपने ही दिमाग में था। अगर आप देख पाएंगे तो आँख कहीं देख रही है और सोच कुछ और रहा हूँ, इतना ही मुझे समझ में आया। जब आपने पहला ड्राफ्ट पढ़ा था गली गुलिया का, तो आपको आइडिया था कि ये इतना निचोड़ देगा? मुझे इतना पता था कि इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इसका कैरेक्टर को अगर मुझे अच्छे से करना है तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है। और ये जो फ़ोटो जो सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे, ये फ़ोटो दीपेश जैन ने डाला था, जो डायरेक्टर है, बगल में मेरे खड़ा है। और उसने मुझे भेजे थे ये कह करके कि सर आपको कुछ फ़ोटो भेज रहा हूँ। और मैंने कहा कि यार मुझे तो याद ही नहीं कि ये फ़ोटो कब लिया गया। क्योंकि जो हो रहा था मेरे आसपास में, मुझे बिल्कुल नेक्स्ट देखिए, ये भी वहीं ये भी वहीं का है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं बैठा रहता था, कितनी बार तो स्पॉट बॉय को भी पता नहीं रहता था कि मैं मनोज बाजपेयी हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रोडक्शन के लोगों को भी नहीं पता रहता था, उनको लगता था कि ये पुरानी दिल्ली की ऐसी कोई है जो भीख मांगने वाले टाइप में सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उस स्थिति में मैं जा चुका था कम्प्लीटली। 28वें दिन मुझे ना ऐसा लगा जैसे कि सीटी बज रही है, एग्जैक्टली सीटी की, जैसे कि वो कुकर की सीटी होती है, वैसा सा मुझे सुनाई देना शुरू हो गया 28वें या 29वें दिन। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला, यार मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है ना, मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा आराम करना है। उसने बात किया, फिर मुझे कैंपोज का डोज दिया गया। मैं काफ़ी सोया, सो के उठा तब जो है वो सीटी की आवाज़ जा चुकी थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बोला तो उसने कहा शूटिंग बंद कर दो, ब्रेकडाउन के आप करीब आ चुके हो। तो मैं वो पूरे तरीके से वहाँ पहुँच गया था मैं, और पहुँच के लौटा मैं, समझिए। ये अगली तस्वीर है। ये वीर ज़ारा। यश चोपड़ा ने क्या कहा था आपसे? हाँ, उन्होंने पिंजर फिल्म देखी थी मेरी। पिंजर फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया था और उन्होंने कहा था कि एक गेस्ट अपीयरेंस से मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, वीर ज़ारा, देख ले बेटा अगर करेगा तो, क्योंकि मैं पिंजर देख करके पागल हो गया हूँ, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तुमने, और इस रोल में मैं किसी और को पिंजर देखने के बाद तो नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं मैं कर लूँगा, लेकिन उन्होंने ज़िद करके मुझे बोला कि वो 3-4 सीन आदित्य चोपड़ा तुझे सुना देगा, तो एक बार देख ले बेटा, अगर तू ना करेगा तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मेरा था कि यार यश चोपड़ा के साथ काम करने का मौका लग रहा है। तो मैंने जाके सुना, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सीन्स हैं, मैं करता हूँ इसको। और ये हम लोग पंजाब में हमने शूटिंग की थी इसकी, अमृतसर से दूर कौन सी वो ट्रेन है जहाँ से पाकिस्तान के लिए समझौता एक्सप्रेस जो जाती है, वो स्टेशन जो है, वो स्टेशन अटारी ना जी, अटारी पे शूट की थी हमने।
तो वहाँ पे हम दोनों जो हैं, मैं और शाहरुख उधर बैठ के सिगरेट पी रहे थे, और प्रीति का था कि वो बहुत ही ज़्यादा बातें बहुत करती है ना। प्रीति तो काफ़ी मस्खरा वो मस्खरेपन कर रही थी, क्योंकि हम दोनों जाके बैठ के सिगरेट, हम दोनों को सिगरेट की तलब थी। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया था इस शॉट के लिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जी। बहुत लोग आए हुए थे शाहरुख को देखने के लिए, प्रीति को देखने के लिए। इतना ह्यूज स्टार हैं तो उस समय थे दोनों, आज भी हैं जी। इसके बारे में बताऊँ आपको? नहीं, इसके पहले पे उस पर वापस आइए। आई विल गिव यू क्लू प्लीज। ये फोटो हमने इसलिए भी रखी मनोज भाई कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट शाहरुख, यू टॉक फुल ऑफ ग्रेस, है ना। आप बहुत सम्मानजनक ढंग से बात करते हैं। इंटरनेट पे कुछ लोगों को वर्सेस वाली लड़ाई में बड़ा मजा आता है कि साहब इनका वर्सेस इनका, ये इनके बैचमेट थे, ये इनकी क्लासमेट थे, ऐसा। इनफैक्ट कल ही मैं बात कर रहा था, एक बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं आयशा रजा, है ना। तो आयशा रजा और कुमुद भाई थिएटर लगातार करते हैं। तो आयशा रजा का एक प्ले यहाँ पे आया था, बागी अलबेले। तो वो बता रही थी कि कुमुद भाई पंकज त्रिपाठी जी से कुछ कह रहे होंगे, तो पंकज जी ने ये कहा कि देखिए, कई लोग होता है ना, ये तो मेरा जूनियर है कहाँ पहुँच गया, मेरा सीनियर है कहाँ पहुँच गया। बोले यार कभी कड़वाहट नहीं दिखती, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल साथियों की सफलता को। तो कई दर्शकों ने कहा कि पूछिएगा कि ये लोग जब बतियाते थे फिल्म के सेट पे, तो बैरी जॉन के दिनों की याद करते थे, या तात्कालिक चीज़ों पे ही डिस्कस करते थे, या सिगरेट की क्वालिटी पर ही बात होती रहती थी? क्या बात होती थी? जब भी मैं और शाहरुख जब भी मिले, ज़्यादा नहीं मिलते हैं हम लोग, क्योंकि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो जिस तरह की फिल्म करता रहा है, या मैंने एक अपनी दुनिया बनाई, उसकी अपनी बनी, तो उस तरह से हमारी ज़्यादा मुलाकात होती नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि हम जब 19-20 साल के थे, तब हमने साथ में 1 साल 1.5 साल काम किया था, और वो जान पहचान अभी तक, वो इज़्ज़त है एक दूसरे के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती है उसको उस मुकाम पे देख करके, जिस तरह की दुनिया उसने खड़ी की अपनी। एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में, और एक पूरा परिवार जा चुका था, फिर उसने अपनी दुनिया खड़ी की, अपना परिवार इतना बड़ा उसने क्रिएट किया, अपने लिए इतना बड़ा नाम, इज़्ज़त बनाया। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसके आसपास, मैं उन सारे दोस्तों में था जिसने देखा था उसके साथ ये सब घटते हुए। तो जो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को नीचे से ऊपर आते हुए देखते हो, ख़ास करके वो कितना नीचे चला गया था और कितनी ऊपर पहुंचा, उस पूरी उड़ान की तभी आप तारीफ़ कर पाते हो, या उसके लिए आपके दिल में सम्मान होता है। मेरे लिए कभी कोई कड़वाहट शाहरुख लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहां था और कहां पहुंचा वो। ये दफ्तरों का सबसे पॉपुलर सीन है और हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे खराब सीन है। वो कोई जो किसी भी भूमिका में किसी भी यूनिट का बॉस है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, उनके प्रति जितने भी लोगों की कड़वाहट है, डोंट बी अ मिनिमम गाय, ऐसे बोलते, गुर्राते, अप्रेजल की धौंस देते, देख लेने की धमकी देते, आपके सर पे सवार बॉसेस। और श्रीकांत तिवारी उस सारे सर्वहारा का जवाब है। बरसों से, दशकों से, सदियों से इकट्ठा मजदूरों का जो गुस्सा है। कार्ल मार्क्स बड़ा मुस्कुरा रहे होंगे इसको देख के अपनी कब्र में, एकदम कॉलर पकड़ के और जो दे धड़ाधड़। तो ये सीन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो हमारे अभिनेता हैं, ये बेचारे जो है, क्योंकि हम लोग के जूनियर सब, अब वो मेरे सीनियर का रोल कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि मैं मनोज भाई को इतनी सारी बातें कैसे बोल सकता हूँ। तो आप बेचारा आके बोलता था, हर शॉट के बाद बोलता, सॉरी सर, मैंने कहा अरे यार तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शुरू में ये सीन नहीं था कि मैं उसको खींच के मारता हूँ। हाँ। शुरू में था कि मैं उसके पास जाता हूँ और लपेट देता हूँ उसको। ठीक है। तो राज एंड डीके का जो राज था ना, वो मुझसे बात कर रहा था। बात करते करते उस राज ने कहा, यार मनोज, कैसा लगेगा अगर तुम ऐसे कूद के इसको खींच लो, हैं? मैंने कहा खींच तो लूँगा, लेकिन टेबल बहुत चौड़ा है यार, है ना। तो मैं जाके ट्राई कर रहा था कि एक ही शॉट में खींच लूँ। पता नहीं क्या हुआ, शॉट में सच में इतना मेरा लगा कि जैसे बदन इतना चौड़ा हो गया, जाके उसको खींच करके बिना उसके जाने हुए हुआ था, है ना। उसको बेचारे को थोड़ी सी चोट लगी थी पहले टेक में।
तो वो खींचा हुआ चला आया था पूरे सामने, फिर कुछ बोला तो उसको ज़्यादा जतन नहीं करना पड़ा एक्सप्रेशन लाने के लिए। तो है, वो घबराया हुआ था। तो वहाँ से हमने जो है टेक ऑफ लिया था। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात थी कि श्रीकांत तिवारी वो आईबी का आदमी और NIA के IB, इन लोगों का आदमी, और अचानक से एक जो है एक लौंडा उसको बता रहा है कि डोंट बी अ मिनिमम गाय। हाँ, तो सारी चीज़ें हमको लेके आनी थी कि फ्रस्ट्रेशन कितना है उसको डेस्क जॉब करने में, अपनी बीवी के कारण उसको ये जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो फैमिली को बचाने के चक्कर में इस जॉब को करना पड़ा। तो यहीं पे वो सारी फ्रस्ट्रेशन दिख सकती थी उसकी, जहाँ पे वो छोड़ देता। फ़ोन पे ले रहा है डिटेल ऑपरेशन की डिटेल ले रहा है वहाँ से, और जैसे ही उसको पता चलता है कि अभी भी वेलकम करने के लिए वो लोग तैयार हैं, दिलीप ताहिल साहब का जब वो सीन होता है, तब उसके अंदर में ताकत होती है कि इसको यहीं पे कूट दो। और पर इसमें कूटने के जहाँ सीन है वो बड़े कल्ट हैं। तो पापा क्या कर रहे हो, वो वाला सीन भी है। राइट, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जला हुआ है और दो लौंडे आकर के अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो ये सब सीन जो हुए थे वो इसलिए यादगार हैं क्योंकि ये सारे एक्टर, जैसे ये बहुत कमाल का एक्टर है, थिएटर एक्टर है, और जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को परफॉर्म किया तो मेरे परफॉर्मेंस को मदद मिली। अगर ये थोड़ा भी घबराता सीन में, थोड़ा भी इधर से उधर होता तो मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता, सीन ख़त्म हो जाता। ये वाला सीन जो है महालक्ष्मी ब्रिज पे हुआ था मुंबई में, और इसमें बहुत भगाया था मुझे, मेरी भागते भागते सांस निकल गई थी, और सुबह से लेकर शाम तक हमने ये सीक्वेंस किया था। और आपको एग्जैक्टली बताऊं, इस इतने बिजी स्ट्रीट पे परमिशन लिया हुआ था, उसके बावजूद जो है ट्रैफिक इतनी रहती है यहाँ पे, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ रहती है। और हर बार जब हम लोग ये सीन कर रहे थे तो वो जो ट्रैफिक चल रही थी उसमें से कितनी बार जो है लोग अपने गाड़ियों पर जाते हुए उनको लगता था कि मैं इसको टॉर्चर कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मुझे गाली देते थे जाते हुए, अबे छोड़ इसको, ए कहाँ का गुंडा है तू, है ना, ऐसे चिल्लाते हुए जाते थे वो, है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई सच में कोई पकड़ तो नहीं लिया, आगे क्या कर। हाँ, आया एक भागता हुआ एक आया एक शॉट में, जब आखिरी बार मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ से लेके जाता हूँ ये वाले, वो आया मेरे पास एक बंदा, क्या रहा है तू, क्या लफड़ा कर रहा है इधर। हाँ, अब मुझे लग रहा है यार प्रोडक्शन वाले कहाँ हैं, इसको हटाओ यार, सीन चल रहा है इधर, इसको आने कैसे दिया। तो ये सारी घटनाएं होती थी उस पूरे दिन हुई, जहाँ पे हर कोई आता जाता हुआ, हर तीसरा चौथा आदमी वो घुस आता था ये सोच के कि सच में मारपीट चल रही है। पर अंदर से अच्छा भी लगता होगा कि काफी यकीनी लग रहा है लोगों को। हाँ, वो अच्छा लगता है, लेकिन सीन खराब हो रहा है। अगला ये कमाल का किस्सा है। हाँ। ये हम लोग मेरे अपने शहर में शूटिंग कर रहे थे, बेतिया शहर में, और स्टेशन का परमिशन लिया हुआ था, तो बाहर में कम से कम नहीं भी तो 10,000 लोग होंगे जिनको पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ, हल्ला कटा पूरे शहर में। मतलब आप समझिए कि उधर से ऐसा लगता था जैसे कि दंगा हो गया, इस तरह की आवाज़ें आती थी उधर से, और यहाँ पे सीन चल रहा है हमारा। और ये राजपाल यादव इतना बढ़िया टैलेंट, ये पहला सीन करने वाला है मेरे ख्याल से सिनेमा में, और इसको अनुराग कश्यप लेके आया था। और जब इसका परफॉर्मेंस देख मुझे पता चला कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है, और इसकी पहले 2 टेक में तो मैं और रवीना इसके परफॉर्मेंस से बड़े अचंभे में रह गए। हमें लगा नहीं था कि इतना बढ़िया एक्टर आने वाला है ये परफॉर्म करने के लिए। तो एक तो परफॉर्मेंस करना, उस एक्टर को अप्रिशिएट भी करो, अपने कैरेक्टर में रहो, और ये एक्टर आपको सरप्राइज़ कर रहा है। और चौथा ये कि बाहर में ऐसा लग रहा है जैसे दंगा होने वाला है। अगर किसी तरीके से पुलिस को फेंक फाक के अगर पब्लिक वहाँ से भागी, और रवीना टंडन बहुत बड़ी स्टार थी, मतलब टॉप मोस्ट पे थी, इतनी बड़ी कि बाबूजी भी देखने आए थे। बाबूजी भी देखने आ गए थे, सोचिए। तो ये सीन करके हम कैसे अब रवीना को वहाँ से हमने भगाया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हाँ, रवीना के आसपास में कम से कम उसके अराउंड वहाँ के प्रशासन ने हम लोगों के निवेदन करने पे
उसका 5 या 6 घेरा पुलिस का बनता था। तो रवीना ने मुझे 6 राउंड? हाँ, 6 राउंड। अंदर में औरतें, महिला पुलिस, फिर उसके बाद डंडे वाले पुलिस, उसके बाद राइफल वाले पुलिस, उसके बाद स्टैंड गन वाले पुलिस। तो ये 6 उसने कहा मनोज, मैंने कहा रवीना साहब ठीक है ना, कोई कंप्लेंट कुछ भी ज़रूरत है तो बता देना। कहता है यार मुझे क्या कंप्लेंट, मैं तो इंदिरा गांधी की तरह से महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे। कमाल जी। हाँ, ये बड़ा नॉस्टैल्जिक है। ये कम से कम 2-3 पेज का था ये स्पीच। एक तो इसको याद किया मैंने, शूटिंग जब शुरू हुई थी फिल्म की तब से मैंने इसको याद करना शुरू किया था, और इस सीन के पहले तक मैं रिहर्सल करता रहता था लगातार कि ये, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि वो लोग रामू जी से 2 और एक्स्ट्रा कैमरा मांगेंगे इस सीन को शूट करने के लिए। ये भोपाल में पुराना असेंबली था जो डिफंक्ट हो चुका था, तो वहाँ का एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह बन गया। जी, तो वहाँ से हमने परमिशन लिया था ये शूट करने के लिए। और सबसे एंड में, मतलब 3 दिन का क्लाइमेक्स था, सबसे एंड में जा कर के हमने ये सीन किया था। और ये करने के बाद जो मुझे ऐसा लगा ना कि मोक्ष मिल गया, ऐसा लगा मुक्ति मिल गई मुझे। बहुत अद्भुत सीन ये, क्योंकि इस रोल को निभाने में भी मेरी गली गुलियाँ वाली हालत थी। पूरे तरीके से आप उसमें हैं और आपको कुछ सूझ नहीं रहा है सिवाय उस कैरेक्टर के। तो मैं उस मनोस्थिति में था मैं। और सयाजी शिंदे इसमें विलन। आप इन्हें नाम रिकमेंड किया था इनका? सयाजी शिंदे को मैं खोज के लाया था इसके लिए, और वो संबंध आज तक हमारा बना हुआ है। इस फिल्म से जो बहुत सारे लोगों के साथ में जो दोस्तियां अभी तक रही, एक तो अनुराग सत्या से ही आ गया था, अनुराग हो या सयाजी शिंदे हो, और भी कुछ एक मराठी एक्टर, उनके साथ आज तक बहुत कमाल का काम किया इन्होंने। जो बच्चू यादव क्या बढ़िया काम। ये मोतिहारी में एक घर में रखा गया था इनको, ताकि 10 दिन पहले से कि आप सीखिए, थोड़ा लहजा सीखो। तो उस घर में रहता था ये सयाजी शिंदे। एक मराठी आदमी ने बच्चू यादव का रोल किया हो। जब वो घुसते हैं असेंबली से वापस घर में और उनकी माँ पूछ रहे हैं सुधीर विनोद और लल्लन को पुलिस काहे पकड़ के ले गई, अम्मा का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, तो लगता ही नहीं कि ये आदमी यहाँ का नहीं है बिल्कुल। और नया गाना सुनो, एकदम गाना सुनवा रहे हैं, मनोज तिवारी गाना सुना रहे हैं। हाँ, मनोज तिवारी का मैं फैन हो चुका था। हाँ, तो वो कैसेट मैंने अनुराग को दिया था, यार अनुराग इसको कहीं डालते हैं। तो उसने कहा, अनुराग ने कहा यार क्या बढ़िया गाना है, भोजपुरी में इतना सुंदर गाना बहुत दिन के बाद मिला है। तो बैकग्राउंड में वो कितनी जगह यूज़ किया गया है। और वहाँ पे ये आके बोलता भी है सयाजी का कैरेक्टर, अबे सुन, नया लौंडा ये आया है मनोज तिवारी, है ना, इसको अगली बार बुलाएंगे घर पे, इसका गाना सुन। तो मनोज तिवारी का इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया से हमने कराया है। सांसद जी ध्यान दें इस बात पर। जी। अच्छा, इसमें हुआ क्या था जो अनुराग कश्यप पहले डायरेक्ट करने वाले थे, फिर बोले नहीं साहब सेकंड हाफ ऐसा नहीं, फर्स्ट हाफ ऐसा नहीं, उसी ने लिखा है, कैसे भी चाहता तो वो कर सकता था। लेकिन अनुराग के पास में एक फिल्म लिखी हुई थी जिसका नाम था 5। अनुराग, आप उनका भी इंटरव्यू कर चुके हैं, लल्लन टॉप में आ ही चुका है, तो आपको एक बात पता चल चुकी होगी कि थोड़ा सा दिमाग का टेढ़ा आदमी है ना। तो वो बात उसके दिमाग में रह गई कि मेरी पहली फिल्म होगी तो यही होगी, 5 होगी, नहीं तो मैं और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करूँगा। अब इसको हमारी नज़र से देखिए तो मैंने कहा कि यार काम इतना बढ़िया मिल रहा है, तू ही लिख रहा है तो डायरेक्ट कर ले। नहीं, मुझे जो है ना, मेरे मन की पहली फिल्म जो है मैंने लिख के रखी हुई है वही होगी। अब इससे ज़्यादा टेढ़ा आदमी क्या मिलेगा आपको कि भाई काम सामने है, तुझे करना है, तुझे लिखना है, तुझे डायरेक्ट करना है, लेकिन उसने नहीं किया। तो जिद्दी है, हाँ, पागल, बस जिद्दी ज़्यादा पागल है। ये कई लोगों ने ये कहा कि मनोज वाजपेयी को नाम धरने का भी किरदारों के बड़ा शौक है। ये समर प्रताप सिंह नाम आपने दिया था? हाँ, इसका नाम संजय प्रताप सिंह लिखा था उसने। तो मैंने उसको कहा यार कहीं से संजय तो नहीं लग रहा है, ये संजय कैसा लगता है? मुझे यार नाम के साथ थोड़ा एक ध्वन्यात्मक एक फील, हाँ, एक ध्वनि उसकी जो है ना, अब जिस तरह का व्यक्ति है उसकी ध्वनि आनी चाहिए। तो एक नाम मैं रखना चाहता था, मैं अपना नाम बदलना चाहता था। आपको मनोज की ध्वनि नहीं आ रही थी? नहीं, मतलब कि बड़ा कॉमन है। अब तुम बिहार में जाओगे सौरभ, पता नहीं गए भी हो गए इलेक्शन वगैरह कवर करने के लिए,
तो आप ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा, मनोज पंक्चर वाला, मनोज लिट्टी वाला, है ना, मनोज बिरयानी वाला, मनोज मीट भात वाला, ये आपको मतलब मैं तो हमेशा कहता रहा पहले कि मनोज इतना कॉमन है कि ऊपर थूक दो तो मनोज पे ही गिरेगा। कमाल है। तो मुझे अपना नाम चेंज करना था। बाबूजी से कहा था आपने कि नहीं? बहुत। तुम्हें कहा अरे यार तुम जब नाम पे लगे हुए हैं, जब हमने रखा था तब मनोज कुमार इतने बड़े स्टार थे, तुम लोगों को बात ही नहीं समझ में आती है। तो मेरा नाम जो है मनोज कुमार जी से जो है। अच्छा। हाँ, बाबूजी ने मिले आप कभी उनसे? हाँ, मैं मिला हूँ। बताया आपने? जी, बताया भी है उनको। वो भी हंसते रहे, है ना। बाबूजी को पसंद थे मोतीलाल, नाम रखा, गनीमत है मोतीलाल नहीं रखा। हाँ, सोचिए, तो फिर ML वाजपेयी के नाम से जाना जाता मैं। फिर कोई आगे 30-60 भी लिख जाता आगे। ये बहुत प्रभावशाली सीन है। मैं 12वीं में पढ़ता था जी, रोंगटे खड़े हो गए थे इसको देख के। मतलब वो ऐसी कातर और आर्द्र उसका गुस्सा है ना। इसके ना सौरभ, जब इंडस्ट्री वाले, फिल्म इंडस्ट्री वाले, हर बड़ा स्टार जो है रिक्वेस्ट करके रामू से इसके शोज़ रखवाते थे, प्राइवेट स्क्रीनिंग, और एक भी शो ऐसा नहीं था जिसमें कि वहाँ पे दर्शक या वो स्टार के परिवार वाले खड़े होकर ताली नहीं बजाते थे। एक आध जगह तो ऐसा था जहाँ पे मैं और रवीना कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बच्ची की मौत हो चुकी है, उसके बाद रवीना टूट चुकी है, तो वो सिर्फ बैठे हुए हैं दोनों चुपचाप, और जया बहादुरी देख रही थी। अचानक से वो चिल्लाने लगी, वाह वाह वाह। तो अमित जी ने उनको देखा, उठे और जाके पीछे बैठ गए कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं इतना ज़्यादा जो है। अच्छा, जया जी जब देखती हैं तो पूरे उसको एक्सप्रेस करती हैं, कोई किसी भी चीज़ को। अमित जी बहुत ही गंभीर होकर के हर चीज़ को जज करते हैं, उस तरह से देखते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितना इसने, इस फिल्म ने जो है ये इसी फिल्म की बात है जब आप खालिद मोहम्मद के साथ बैठे शराब पी रहे थे? नहीं, वो सत्या। हाँ, तब क्या हुआ था? अब चूंकि अमिताभ बच्चन का जिक्र आया, तो कम से कम पूरी इंडस्ट्री देख चुकी थी, 33-34 प्राइवेट स्क्रीनिंग हो चुके थे। अमित जी को दिखाने के लिए राम गोपाल वर्मा जो है, एक फेमस स्टूडियो हुआ करता है वहाँ पे, वहाँ के ट्रायल रूम में करीब 50 या 70 की सीट होती है, तो वो स्पेशली बुक किया गया अमित जी और उनके परिवार के लिए। और मैं तो बचपन से दीवाना, मैंने अमिताभ बच्चन को देखा ही नहीं था, कभी जीवन में नहीं देखा था कि वो लगते कैसे हैं। तो वो फिल्म देखने वाले थे, तो उनसे पहले जो है पूरा सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी का वैन पहुंचा। फिर मैं और खालिद मोहम्मद, उस समय के बहुत बड़े क्रिटिक और पत्रकार, फिल्मी पत्रकार, राम गोपाल वर्मा, फिर राम गोपाल वर्मा उनको अंदर करके अमित जी और उनके परिवार को बिठा करके फिल्म शुरू करा के आ गए अपनी गाड़ी में। और रामू के गाड़ी में हमेशा वोडका पड़ी रहती थी उस वक्त, है ना। तो उन्होंने कहा कि लेट्स सेलिब्रेट नाउ, क्योंकि अमित जी फिल्म देख रहे हैं, उनका परिवार देख रहा है। फॉर मी अमिताभ बच्चन इज़ द लास्ट वर्ड। मैंने कहा ठीक है, वोडका पीते हैं। तो हम लोग पीने लगे। अब मुझे पता चल रहा है कि अब अमित जी बाहर आने वाले हैं, टाइम हो गया है, फिल्म ख़त्म हो रही है। तो राम गोपाल वर्मा चले गए कि उनको विदा करने के लिए। मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं सर, एक तो मैंने वोडका पी हुई है, और दूसरा मैं अमिताभ बच्चन को इस अवस्था में नहीं मिल सकता, वो मेरे चाइल्डहुड हीरो हैं। ओके, वो चला गया। इधर ये खालिद मोहम्मद को पता नहीं क्या सूझा है, या ज़्यादा नशा हो गया, गाली आ रही मुँह में। उसने जो है मुझे ज़बरदस्ती खींच खाच करके, बाप चलो निकलो जाओ, यही मौका है, अमिताभ बच्चन फिल्म देख के बाहर आ रहे हैं, यही मौका है, दिस इज़ द राइट टाइम। उसने जो, वो भी नशे में था, उसने ज़बरदस्ती मुझे वो दरवाज़ा खोल दिया गाड़ी का और मुझे बाहर कर दिया, और बंद करके गाड़ी में लॉक लगा दिया उसने कि अब बैठ ही नहीं पाओगे तुम। अब मेरे लिए ये था कि मैं क्या करूं, अब मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बाहर आएंगे तो मुझे देख लेंगे, या मैं भागूं कि नहीं भागूं, काफ़ी असमंजस। फिर मैंने एक काम करता हूँ, मैं ना बाथरूम जो है ना सामने, मैं घुस जाता हूँ, उसके अंदर ही कुछ देर तक रहूँ, पेशाब कर लेता हूँ।
मैं अंदर गया और फिर मुझे लगा कि सब चले गए। बाहर आया, जैसे ही बाहर आया इधर से अभिषेक बच्चन, अरे अरे ओ गॉड, ओ यू सो गुड, ये वो शुरू हुआ। और वो अभिषेक मुझसे बात कर रहा है। अचानक मुझे लगा कि कोई आके खड़ा हुआ और मैंने उस आदमी, जहाँ पे मैं था, मेरी आंख थी जिस हाइट पे, उस आदमी का छाती ही देख पा रहा था। और मैं वोडका में एकदम पूरे उसके नशे के सराबोर और मैं देख रहा हूँ। और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि एक सेंस कह रहा है कि ये अमिताभ बच्चन आ गए। और मैंने ऐसे देखा, मेरे कान ऑन सुन हो गए सर, मैं कसम से कह रहा हूँ। मुझे आज तक याद नहीं कि वो क्या बोल रहे थे और क्या, सिर्फ देख रहा था मैं उनको। मुझे लगा जैसे भगवान प्रकट हो गए। जैसे आपके सामने शिव जी खड़े हो जाएंगे तो कैसा लगेगा एक भक्त को। जैसे मेरे सामने ऐसा हो तो मैं तो या तो बेहोश हो जाऊंगा या रोने होने लगूंगा। अमिताभ बच्चन, मेरे चाइल्डहुड हीरो, दीवार, मतलब अमर एंथनी, जंजीर, सब घूमना शुरू हो गया। और वो बोल रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ के हिलाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा एक बार गले मिल लूँ आपसे। गले एक बार, अरे क्यों नहीं, आइए। मुझे इतना ही याद है उस पूरी मीटिंग का। जी, ऐतिहासिक था। वॉशरूम से याद आया, एक बार आप लेडी श्री राम कॉलेज की वॉशरूम में कैद हो गए थे। कितने वॉशरूम के किस्से हैं तुम्हारे? बताइए। तो LSR में मैं जब थिएटर करता था तो मैं LSR में मुझे बुलाया गया। वहाँ के ड्रामा डिपार्टमेंट की जो लड़कियाँ थीं उनके साथ वर्कशॉप करना और एक प्ले बनाना उनके लिए। तो और मुझे पैसा भी मिल रहा था, तो मैंने जाना शुरू किया। तो पहले दिन तो मेरी फट गई सर, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन को ना लाने जाता था छुट्टियों में। वो भी एक वुमेंस कॉलेज में ही पढ़ती थी मुजफ्फरपुर में। वहाँ पर भी मेरी बहुत हालत ख़राब होती थी अंदर जाने में। लेकिन चूँकि मेरी दीदी जो थी वो थोड़ी गुंडा टाइप की थी, तो वहीं से आवाज़ होती थी, कामनी दीदी का भाई आया, कामनी दीदी का भाई आया, कामनी दीदी का भाई आया। तो बड़ी इज्जत से लड़कियाँ लेके जाती थी, है ना। यहाँ तो मामला ही दूसरा था। ठीक LSR के सामने एक ढाबा था, तो मैं पहले वहाँ बैठ करके चाय पीता था और कम से कम 10 सिगरेट पीता था अंदर में हिम्मत लेके आने के लिए कि अब मुझे अंदर जाना है। क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत बदमाश होती हैं, मैं आपको बता दूँ, उस समय पता चला। क्योंकि जैसे ही मैं घुसता था उसके बाद सीटी बजाती थी और अनाप शनाप कुछ बोलती रहती थी। तो मैं डर गया था, अंदर घुसने से पहले मैं डरता था कि कैसे मैं वहाँ तक जाऊँगा। तो एक लड़की जो थी, जो प्रेसिडेंट थी, उसको मैंने कहा था कि यार ये सुनिश्चित करो कि मैं जब आऊँगा इतने बजे कोई रहेगा जो मुझे ले करके हॉल तक आएगा। तो ये इतनी बदमाश थी लड़कियाँ, हमारी ड्रामा सोसाइटी को जानती थी कि ये भी बहुत शर्माता है ना। बोलते थे कि हाँ रहेंगे वहाँ पे, रहने के बावजूद किसी पेड़ के पीछे छुप करके खड़े हो जाते थे। अपने ही दोस्तों को बोलते थे कि छेड़खानी करो इसकी। तो एक बार हुआ कि वर्कशॉप चल रहा था, 2 घंटे वर्कशॉप के हो गए। देन लड़कियों ने कहा कि नाउ वी वांट टू टेक अ ब्रेक सर। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो मैंने कहा मैं इस वॉशरूम में जा सकता हूँ? हाँ, ये तो डिपार्टमेंट का ही है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। मैं अंदर चला गया और जैसे ही मैं निकलने वाला हूँ वहाँ पे अचानक शोर सुनाई दी कि कम से कम 4-5 लड़कियाँ उस बाथरूम में हैं और आपस में गॉसिपिंग कर रही हैं वो, और मिरर के सामने खड़े हो कुछ मेकअप कर रही हैं। कुछ तो ऐसा एहसास हो रहा था मुझे। अब मैं अंदर में वॉशरूम में हूँ कि मौका ढूंढ रहा हूँ कि कब ये लड़कियाँ जाएंगी कि मैं बाहर निकलूँ। मैं 1 घंटे तक अंदर था। 1 घंटा? क्योंकि ये जा ही नहीं रही थी, बाहर ही नहीं निकल रही थी, और ये कहीं और की लड़कियां थी। फिर वो लड़कियां ढूंढे जा रही हैं कि मनोज सर कहाँ चले गए, ड्रामा वाली। तब एक को एहसास हुआ कि अरे सर को मैंने देखा था, मुझसे ही पूछा था उन्होंने कि ये वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। जब वो अंदर आई, उन्होंने आकर लड़कियों को देखा, तब भगाया पहले उनको, फिर उधर से आवाज़ दी मनोज सर आ जाइए। वाह
बाप रे, 1 घंटा तक अंदर। क्या हालत हुई थी मेरी उस दिन। चलिए। बाय द वे, उस ड्रामा डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी जो आजकल की बहुत मशहूर एक्ट्रेस है। क्या नाम बताइए? अरे यार मैं भूल गया इसका। ये कैसे मैं भूल सकता? साक्षी तनवर थी हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट में। वो वहाँ पढ़ती थी तब? हाँ, तो वो वहाँ पे LSR में 2nd ईयर 3rd ईयर में थी वो। हाँ, मैं भी कोई बुढ़ा नहीं था, मतलब ऐसा मैं समझा। हाँ, हम भी अपने जवानी के सारा पूरे ऊंचा क्या कहें, चढ़ान पे शबाब पे थे। हाँ, अरे बहुत रुला देने वाला सीन। हाँ, ये मैं भी रो रहा था इसमें, इस सीन को करते हुए। अच्छा, जैसे हम लोगों ने बड़े होते हुए सुना था कि एक्टर्स को रुलाने के लिए ग्लिसरीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी रो नहीं पाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको बोलो फट से वो आंसू लेके आ जाते हैं। मेरे अंदर में वो नहीं है एकदम से कि आप बोलोगे कि सीन कर दो। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो जहाँ नहीं आता तो फिर क्या? जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे क्या करता हूँ कि हल्का सा एक टच ऐसे ही मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ हल्का सा, ताकि जलना शुरू हो। जब जलना शुरू होता है तो मैं अपनी मर्जी से उसको लुढ़का भी देता हूँ। मतलब कहाँ कितने ड्रॉप वो सब वो तरीका है जो इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अभी आएंगे, एक आंसू वाला सीन अलीगढ़ में है। हाँ, पर इसमें खुद ब खुद रो दिए थे। हाँ, यहाँ तो क्योंकि मैं चरित्र में इतना ज़्यादा था उस समय, और हम सब सोनू सिंह के प्यार में इतना आ चुके थे। इतनी प्यारी सी बच्ची और बच्ची का मरना, बाप रे बाप। इस फिल्म में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब मदर इंडिया की वो बच्ची मरी थी। उसके बाद मुझे ये दूसरा याद है कि ये सब बहुत ही दर्दनाक सीन था, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक। यहाँ तक कि मतलब इसकी प्राइवेट स्क्रीन के बाद एक आदमी जो है मेरे जानने वाला था, वो बाहर निकला और वो अपने घर पे फ़ोन कर रहा था, अपनी बेटी का हालचाल ले रहा था कि ठीक है क्या वो। मतलब अंदर से दहशत में आया ये सीन बहुत। इसमें भी अभी चूँकि ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं वो लेकिन हाँ, रवीना के मरने का सीन था ये। और वो बात करते करते गुजर जाती है कि उसने जहर खा लिया था। तो 4 लाइन लिखी थी अनुराग ने शुरू का, उसके बाद सारा इम्प्रोवाइज़ उसने कहा था कि सारा बाकी आप इम्प्रोवाइज़ करोगे, और ये सारा इम्प्रोवाइज़ किया था। और कैमरा इस साइड जहाँ पे मैं हूँ ना, यहाँ रखा गया था। और फिर उसके बाद मैं रोता रहा। और कैमरे में पहले मैगज़ीन वाला होता था, आजकल डिजिटल है ना, पहले मैगज़ीन का होता था। तो 400 फीट के बाद वो ख़त्म हो जाता था। ये चलता रहा और वो मैगज़ीन ख़त्म हो गया और मैगज़ीन चल रहा था, और मैं रो रहा हूँ इधर, उधर कैमरामैन रो रहा है। वो खटखट की आवाज़ आ रही है, वो उसको रोक भी नहीं रहा है। वो डायरेक्टर रो रहा है, अनुराग कश्यप वहाँ बैठा हुआ वो रो रहा है। इधर बाकी जो डिपार्टमेंट है वो रो रहा है। जो मर गया है रवीना का कैरेक्टर, वो भी रो रहा है। क्या है, तो अद्भुत बात है। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा अंदर था उन सारी चीज़ों में कि मेरा रोना रुक नहीं रहा था। मुझे सच में लग रहा था कि ये मेरे साथ में ही हादसा हो गया है। तो मेरा रोना नहीं रुक रहा था। अनुराग कश्यप रोते रोते आकर के हटाया, उसने ज़बरदस्ती हटाया रवीना के पास से, और तब भी मैं रोए जा रहा हूँ। और फिर मुझे शांत होता ना कि शांत ऐसे कि भाई एक आदमी जो है अचानक से वो थोड़ी वो ब्रेकडाउन की स्थिति में जा रहा है, तो उसका हाथ मलना, उसको थपथपी डालना, कोई आइस लेके आ रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो उस वाली स्थिति में चला गया था मैं। मीम प्रधान समाज के लिए फेवरेट चीज, इस पे गुच्छे बनते हैं, मतलब की स्टैंड बनते हैं। मतलब कहीं भी जा रहा हूँ ये पीछा नहीं छोड़ता है मेरा। मतलब जितना मजा आया था इस रोल को करने में, हाँ, और उतना ही शर्मनाक स्थिति आजकल हो गई है मेरी, क्योंकि हर दूसरा मीम सरदार खान पे होता है। अरे तो गर्व की बात है ना, इतना मकबूल के साथ। इसमें इतना गर्व कैसे, मतलब लोग कैसी चीजें डालते हैं, कहाँ मतलब
अब मैंने सुना है कि अमेज़न या कहीं पे जो है वो चाबी का स्टैंड के साथ ये वाला फोटो जी रखा हुआ यही है तो। कि चाबी यहाँ है। हाँ 300 रुपये में बिक रहा है वो स्टैंड। अभी जहाँ था मैं वहाँ पे एक लड़के ने दिखाया मुझे, मैंने कहा तुमको और कोई चीज़ दिखाने को नहीं मिला? तो ये इम्प्रोवाइज हुआ था या बिल्कुल? नहीं इम्प्रोवाइज, वो क्योंकि अनुराग का क्या है कि बहुत सारे सीन लिखता नहीं, खास करके मैं तो अपने साथ में कह सकता हूँ, हम लोगों के बीच में ट्यूनिंग इतनी रही है कि वो सीधा लिख देता था कि टू बी इम्प्रोवाइज बाई बाजू भाई, बस हो गया। और फिर वो सीन समझा देता बाजू था। भाई जब अलग से चेक भेजते थे डायलॉग वाला नहीं, तो वो समझ जाता है कि मैं इसको लिख करके उतना न्याय नहीं कर पाऊंगा, बाकी राइटर्स में नहीं होता है। लेकिन अनुराग में कमाल की ईमानदारी है वो, जहाँ उसको लगता है कि मैं जो लिखूंगा ये आदमी कुछ कैरेक्टर में है, तो मैं जब ये कैरेक्टर में है तो ये ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको लेके आ पाएगा। तो अनुराग उस तरह की छूट और उस तरह की आज़ादी देता रहता है। तो ये पूरा सीन जो है, पूरा सीन जहाँ से लगता है कि गोली लगी उसको, बेटे को, वहाँ से लेकर के ठीक कहा है, ठीक कहा है। वो बोले जा रहा है कि ठीक हूँ। तो पहली बार बाप आपको सरदार खान बाप दिखता है, जो एक रिस्पॉन्सिबल बाप है। नहीं, ये पूरा लिखा गया था। हाँ पूरा लिखा था उसने, और पूरे दिन शूट कराया है एक सीन, यही सीन। उसको इतना मज़ा आने लगा कि पूरे दिन इसी की शूटिंग कराई उसने। और जबकि सीन था छोटा ही फिल्म में, लेकिन मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें बड़ा एक लय है, ताल है। लेकिन एक जो चीज़ लोग कोई नोटिस नहीं करता है कि मैंने सरदार खान को बेताला और बेसुरा बनाया था। कैरेक्टराइजेशन करते हैं ना, तो मेरा था कि ये जो आदमी है इसको ना ताल की समझ है ना सुर की समझ है, क्योंकि बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी है। ये कत्ल करने जाता है, लेकिन कोई लड़की दिख गई सुंदर सी तो पीछे चला जाएगा। तो मतलब इतना डिसऑर्गेनाइज्ड, डिफोकस्ड आदमी है, तो ये बेताला ही होगा। तो इस वाले मैंने रुलाया है, रुलाएंगे कसम पैदा करने वाले की, ये सब चलता है। तो आप हमेशा देखना कि वो जो ताल दे रहा है ना, वो बेताला, वो ताल पे नहीं बैठ रहा है, मिसमैच है पूरा। तो ये अब फिर से आप ना गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक शादी में भी, अपने इसकी शादी में, बेटे की शादी में भी, वो जो नाचने के लिए सब लोग बोलते हैं तो वो नाच भी नहीं पाता है। जबकि शूटिंग पे सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बीकू माथुर टाइप का डांस करूँगा। मैंने कहा बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, हर कैरेक्टर बीकू माथुर थोड़ी है। मैंने इसको बेताला और बेसुरा बनाया था अपने दिमाग में, इसीलिए जो है वो आप अभी देखोगे तो आपको और मज़ा आएगा। और ये वो सीन है जिसमें पहली बार वो आमने सामने चैलेंज कर रहा है रामाधीर सिंह को। वो खड़ा हुआ है बालकनी में, देख रहा ऊपर से, क्योंकि ये सांड है। इस टाइप के लोग ना, हमने जो अनुराग के साथ हम बात करते हुए ये नतीजा निकाला था कि ये आदमी सांड है। ऐसे लोग आपको ना छोटे शहरों में बहुत सारी जगह दिख जाते हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं कि अगर मारना है किसी को तो वो ये मार देंगे। वो सांड बुद्धि है, दुस्साहस क्या कहेंगे उसको, मतलब अलग खोपड़ी है इनका। वो साहस और दुस्साहस वाला शब्द इनके दिमाग में नहीं है कि भाई अगर मारना है मुझे सौरभ द्विवेदी को तो मैं मार दूंगा। वो ऐसे ही बात करेंगे, ठस बुद्धि। हाँ, ठस बुद्धि जिसको बोले, ठस बुद्धि वाला आदमी। इसीलिए अगर आप देखिए तो एंड में जो स्क्रिप्ट में लिखा गया था कि ये उसको गोली मार देते हैं पेट्रोल पंप में, फिल्म वहाँ ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है कि अनुराग को मैंने कहा, यार अनुराग पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि साला गोली लग गई, इतना ठस बुद्धि है ये, गोली लग गई और कहीं पे भेजे में कहीं पे अटक गई है इसके, ये निकल जाता है बंदूक लेकर के और खून रोक करके। इतना सांड बुद्धि है ये कि हॉस्पिटल नहीं जाएगा, किसी और जगह नहीं जाएगा, वो निकला है कि हम मार देंगे जिसने भी गोली चलाया है। तो क्लाइमेक्स जो है वो, फिर अनुराग ने कहा ये बढ़िया आइडिया है बाजू भाई, इसको ऐसे ही करते हैं। तो इन पूरा क्लाइमेक्स बढ़ गया। देखो आप पूरा शूट करना उसका स्लो मोशन में, फिर उसका जो है ठेले पे गिरना, तो वो पूरा एंडिंग भी उसी तरीके से उसने, फिर मनोज तिवारी का उस गाने में आ जाना, उनकी आवाज़ का।
तो वन थिंग लीड्स टू अनदर। फिल्म का जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो बड़ा मैजिकल होता है। एक चीज़ क्या क्या चीज़ों को जन्म दे देती है। बेचारी दीमा। तो कुछ इसमें डायलॉग्स थे, कुछ इम्प्रोवाइज हुए थे। कौन सा इम्प्रोवाइज हुआ था? कोई छुआ नहीं है का? नहीं, ये वो लाइन जो है अनुराग कश्यप के पापों का नतीजा थी। उसने लिखा था, लेकिन वहाँ से फिर कुछ एक लाइन मैंने जोड़ दिया, फिर उसने जोड़ा, फिर इस तरह करते करते सीन बना था। इसका सबसे बिहाइंड द सीन मैं बताता हूँ जी। मैं 102 डिग्री बुखार था मुझे, और इस सीन के शुरू होने पे नहाने वहाने का पूरा चक्कर भी है। हाँ, तो गर्म पानी दिया गया था मुझे, गर्म पानी से नहाने के लिए, और मैं वहीं पे खाट लगा के और ठंड का समय, बनारस के गांव में तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड होती है। 2 रजाई लेके ओढ़ के लेटा रहता था। फिर शॉट जब आता था तब मैं शॉट देने जाता था। अब मुझे क्या पता था कि ये मेरे जीवन के कुछ एक पापों में शामिल हो जाएगा, कि मेरे मुंह पे रोज़ सुबह ऐसे ऐसे मीम मारे जाते हैं। हर सुबह कुछ नए नए मीम इंस्टाग्राम पे जो है, उसमें से है ये। लेकिन उस दिन बहुत ठंड थी और बहुत सारी गांव की औरतें उस दिन जमा थी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए। तो मैंने बोला कि यार प्रोडक्शन वालों को, और जितनी लड़कियां थी प्रोडक्शन में, कि यार सबको जाके निवेदन करो कि यार ये सीन में वो नहाने वाले हैं लंगोट में, तो ना रहें ये लोग वहाँ पे। तो जब महिलाओं ने सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला है तो खुद ही भाग गई, सब सारी गांव की औरतें शर्मा के भाग गई। तब जाकर के ये सारा सीन किया था हमने। और अनुराग का सेट है तो आप इंटीमेसी डायरेक्टर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मतलब अनुराग के साथ में क्या है कि पहले तो आपको बहुत एक्साइट करता है आपको स्क्रिप्ट को लेकर के, और उसके बाद फिर छोड़ देता है। उसके बाद एक्टर्स का जो है, एक्टर्स का मज़े देखता है। हाँ, वो और कुछ दिख गया कुछ नया तो फिर उसको और बढ़ाता है, फिर आपको और एक्साइट करता है। वो उस तरह का आदमी है। ओ, गुलमोहर अभी आई थी, हाँ अभी चल रही है हॉटस्टार पे। यार इस फिल्म ने वो दिया मुझे जिसकी मुझे कल्पना नहीं की थी मैंने। अच्छा। हाँ, मुझे शूटिंग करते हुए मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि हम किसी मास्टरपीस में काम कर रहे हैं। मुझे लगा था कि फिल्म मुझे अच्छी लगी है और मैं कर रहा हूँ। ये जो हाथ हिलने का जो पूरा है, स्क्रिप्ट में एक जगह पे सिर्फ यही लिखा हुआ था, एंड हिज वॉइस इज चोकिंग अप एंड हिज फिंगर्स आर ट्रेमलिंग, इतना ही था। तो मैंने शूटिंग से पहले अपने डायरेक्टर राहुल चिटेला को कहा था कि यार ये जो एंग्जाइटी वाला आदमी है, ये इसको एंग्जाइटी होती रहती है। तो फिल्म के शुरू देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही हल्के हल्के हाथ मैंने हिलाया था, और धीरे धीरे यहाँ के सीन ये आने के बाद से आप देखेंगे कि उसका अटैक होता है, मेजर उसको अटैक होता है। तो सडनली ये फिल्म मेरे कुछ चुनिंदा फिल्मों में लोगों को पसंद आने वाली हो जाएगी। खास करके जो फैमिली वाले थे वो तो ओकेजन बना के इस फिल्म को देखा। बहुत प्यार अभी भी मिल रहा है इसको। अभी न्यूयॉर्क से मैं कल ही आया, 200 की कैपेसिटी में उस फेस्टिवल में रखा था इसकी शोइंग। 400 साढ़े 400 लोगों की कैपेसिटी के थिएटर में इनको शिफ्ट करना पड़ा। इतने लोग आ गए तो अचानक से उनको शिफ्ट करना पड़ा था इस फिल्म को वहाँ पे। कितनी मजेदार जर्नी है ना, एकदम बेतिया से न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, बेलवा से बेतिया, बेतिया से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई। काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा है। किसी ने कहा कि एनीबडी वुड लाइक टू वेयर योर शूज़। मैंने कहा कि एनीबडी वुड लाइक टू, लेकिन 30-35 साल के सफ़र के बाद जो पर जूते निकाल के फेंक देंगे वो लोग। इट्स ये चीज़ें ना, लोग हमेशा मकाम को देखते हैं, लेकिन वो जो पूरी यात्रा वहाँ तक पहुँचने के लिए रही है वो बड़ा एक्साइटिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है और डिप्रेसिंग भी है। हाँ। अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम लोग आंसू का जिक्र कर रहे थे, इस सीन के बारे में बहुत दर्शकों ने कहा कि वो सुन रहा है, बहुत हल्के से मूव कर रहा है, और
जिस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया इस किरदार को कि वो बहुत ही ओवर टोन नहीं है उस चीज़ की कि वो जी होमोसेक्सुअल है, हाँ हाँ उसके बजाय वो कैसा इंसान है, उसके अंदर एम्पैथी कैसी है, लिटरेचर को लेकर, हाँ, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा मैंने फोकस किया था, क्योंकि मेरे लिए शुरू से ये रहा है कि समलैंगिक आदमी हमारी आपकी तरह से है, और उसके लिए मुझे अलग से उसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी क्या क्या चीज़ें हैं उसकी अपने जीवन की, उस पर फोकस करना है। तो वो जब चीज़ बाहर आती है तब इसका दर्द वो समझ में आएगा। ये सीन की कमाल बात है, जबकि ये तो इतनी मतलब स्टडी की जाती है। अब इस सीन को स्टडी लोग करते हैं कई सारे, न सिर्फ एक्टिंग स्कूल, थिएटर स्कूल वगैरह में, बल्कि बहुत सारे जो बाकी की पढ़ाई करते हैं उनके डिपार्टमेंट पे लोग ये स्टडी करते हैं। तो ये सीन जब होने वाला था, लाइन सिर्फ इतना लिखा हुआ था, एंड सीरस मेक्स हिज ड्रिंक, स्विच ऑन द टेप रिकॉर्डर where the song is coming from of Lata Mangeshkar, and he sits and enjoys his drink. सर इतना लाइन था। हंसल मेहता से पूछ लेना। हंसल मेहता रात को शूट कर रहा था, मैंने कहा यार मैं थक गया हूँ यार, मुझे रात को मत करा। तो कह अरे यार वो सिर्फ तू बैठेगा, ड्रिंक बनाएगा, कैसेट ऑन करेगा, वो गाना आएगा और तू कुर्सी पर बैठ जाना, मैं इसको ना एक ही शॉट में करूँगा, क्योंकि इसको काटूंगा तो इसका मज़ा चला जाएगा। तो एक ही शॉट में, और तू एंजॉय करता रहेगा, वो कट हो जाएगा। स्टैटिक फ्रेम था या ट्रॉली पे? सिर्फ मूव करना, यहाँ से ऐसे मूव करना, बस इतने। वो ट्रॉली को लग ही नहीं सकता था, इतनी बरेली में इतनी जगह में तो शूटिंग कर रहे थे। और हंसल मेहता ने कट नहीं बोला और मैं रुका नहीं, और फिर ये ऐतिहासिक सीन हो गया। ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने एक कट बोला कि मैं एक प्लीज़ यार रुक जा, क्योंकि यार ये मेरे कैमरामैन और मेरे सारे असिस्टेंट बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि तेरे टोज़ के ना जो तू कर रहा था अपने परफॉर्मेंस में, मुझे उसको और हाईलाइट करना है, टोज़ वाला। तो उसने एक शॉट लगाया कि मेरे टोज़ जो हैं हिल रहे हैं। तो अगर आप देखिए, आप हाँ याद आ गया। बस। और ये उसने कहा था, वादा किया था मुझे कि वो 20 मिनट में छोड़ देगा, और शूटिंग चली रात के 1:30-2 बजे तक, क्योंकि सब लोग एक्साइट हो गए, इसका भी शॉट ले लो, इसका भी शॉट ले लो, थोड़ा सा इसको बना देते हैं। सो इट वाज एक्सीडेंटल सीन नहीं था, ये सिर्फ शॉट था, लेकिन सीन में तब्दील हो गया, और अलीगढ़ के बहुत सारे अच्छे सीन्स में से ये बन गए। इट वर्क्स बोथ वेज है। हाफ ऑफ द टाइम्स यू डू नॉट नो कि ये सीन आइकॉनिक होने वाला है, पता नहीं होता है कि आप रीमा के साथ कर रहे हैं या बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं, कि कैसे परसीव होगा। और ज़्यादातर समय जिस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा श्योर होते हो, वो ऑडियंस रिसीव ही नहीं करती है। जैसे कोई भी आप जैसे कि मैं जानता था कि हजरात उतना नहीं होगा, लेकिन हुआ हजरात वो सरदार खान का। मैं राजनीति का वो पूरा स्पीच, मुझे बोला गया था कि 2 बजे के बाद आना है, तो तुम खाना खा लेना और खाने के बाद आओगे। प्रकाश जी ने कहा था कि 3-4 कैमरा लगा रहेगा, वहाँ पे क्राउड वगैरह सब ट्रेंड है, तो वो तुम आके सिर्फ एक रिहर्सल दे देना और हम लोग शूटिंग शुरू कर देंगे, है ना, और तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारा काम 1 घंटे में ख़त्म। तो आज तुम्हारे लिए बहुत ईजी दिन है। मैं पहुँचा, जैसे ही पहुँचा तैयार वार होकर के, प्रकाश जी ने कहा मनोज याद है? मैंने कहा हाँ याद है। चलो खड़े हो जाओ, एक काम करो हम रोल कर लेते हैं। मैंने कहा सर एक रिहर्सल तो दे दो। नहीं तुमको याद है ना, तो तुम कर दो, हम रोल कर देते हैं, काहे क्यों टाइम ख़राब करेंगे, अगर बहुत बुरा हुआ तो एक और टेक कर लेंगे। 1 टेक ओके। वो एकदम ठीक उसी समय पे उन्होंने ट्रेन किया हुआ था, और जो जूनियर एक्टर्स थे उनको वीरेंद्र भैया जिंदाबाद ये सब बोलने के लिए, वो ऑलरेडी ट्रेंड थे, उनका रिहर्सल करा दिया था। पहला टेक ओके। वाह। वो तो कैमरामैन ने कहा कि एक यहाँ से जाने का वहाँ तक कर लेते हैं, या कि यहाँ से बात, लेकिन 1 घंटे में एक्चुअली मैं खाली हो गया था वहाँ से। क्लोजअप लगता है, करारा जवाब, तो वो सब बस एक ही टेक, एक टेक कर, और करारा जवाब मिलेगा। प्रकाश जी का बहुत मन था कि इसको मैं हटा देता हूँ इससे, फिल्म से, ये वर्क नहीं, ये जो है पूरे इसमें नहीं जा रहा है। पूरे उनके ऑफिस ने बगावत कर दिया था, पूरी ऑफिस ने बगावत कर दिया था।
तब उन्होंने मुझसे कहा, अरे यार कोई हटाने नहीं दे रहा है मुझे, मुझे लग रहा है थोड़ा फिल्म लंबी हो रही है, यहाँ तो बगावत कर दिया है लोगों ने, मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। वो नहीं हटा पाए थे क्योंकि ऑफिस के लोगों ने, उनके पूरे शूटिंग वालों ने बगावत कर दी थी कि नहीं ये तो रखना ही है। बहुत सही सीन था। भोपाल में शूट कर रहे थे ना आप लोग? भोपाल में। ये हर हर महादेव, ये जो बंदा आ रही है, बंदा जो फिल्म आ रही है 23 मई को, ये आइकॉनिक सीन है सर। ये भी हो गया क्योंकि रात का समय था और ये लड़की ने कमाल का काम किया है। ये हर हर महादेव स्क्रिप्ट में नहीं है, इसमें वो लड़की बोलती है कि मुझे डर लग रहा है और जिस तरह से सब हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये फिर बोलता भी है कि डर तो लगना ही चाहिए, तुमने लोगों ने जिनको भगवान माना तुमने उसको अंदर करा दिया है, तो डर तो तुमको लगना वाजिब है। और कहता है कि तू अपना दुपट्टा अपने कमर में बांध ले अब, क्योंकि अब शंखनाद हो चुका है ना। और उसके बाद चिल्लाता है हर हर महादेव। तो है ही नहीं, मेरे करते हुए मैं खुद इतना मूव हो रहा था क्योंकि ये जोधपुर का जो पूरा शहर है, यहाँ शहर से ना अलग अलग जगहों से मंडलियों के गाने की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, छोटे शहर का जो होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जोधपुर में कुछ ज़्यादा है। हाँ, तो जब हम सीन जब कर रहे थे तो वहाँ से मंडलियों की आवाज़ आ रही थी, इनके भजन की, कीर्तन चल रहा था। वो करते करते मैं वो पूरा कीर्तन के पूरे इसमें आ गया था, मैं भी अंदर में। तो सीन चल रहा है, पीछे कीर्तन चल रहा है और वो कहता है दुपट्टे पे कमर बांध ले, अब तो शंखनाद हो चुका है। एंड देन वो चिल्लाता है हर हर महादेव। हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया था, उसमें 2-3 लोग इंटरवल पॉइंट पे एक्चुअली खड़े हो गए। जैसा ही हर हर महादेव होता है वो लोग खड़े हो गए, इतने एड्रेनलिन पंप इतना होता है इस सीन में। ये तो कई सारे आर्गुमेंट हैं इस फिल्म में, आर्गुमेंट बहुत है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। तो आपको ये कह सकता हूँ कि पहली बार आपको दिखेगा कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट का स्तर कैसे कैसे बदलता रहता है और माहौल कैसे बदलता रहता है। तो मेरे ख्याल से पहला बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक आपको जो है कोर्टरूम ड्रामा इसमें देखने को मिलेगा। ये बहुत कमाल का सीन है। बैनेट क्वीन है ये जी। मैं जब भी अब इस फिल्म का जिक्र आता है, मुझे सबसे पहले वो आदमी याद आता है जो आपके साथ जीप में बैठ के आया और फिर बियर भी पी रहा था गेस्ट हाउस में, और आप पूछते हो यार ये कौन है, हम लोग के पीछे लगा है। और खुद डाकू मानसिंह थे। बाद में शेखर कपूर ने उनको बुलाया था कि मनोज को कुछ हो तो बताओ, है ना, और हम लोगों की मदद करो। और वो आदमी जेल से बाहर थे, लेकिन उनको डर लगा रहता था कि कब गोली कहाँ से आएगी। पुरानी रंजिश चंबल में जो है बड़ी लंबी चलती है। जी बिल्कुल, लोग भूलते नहीं हैं। तो मेरे साथ ही रहते थे। ये वाला सीन उस समय का है। ये मेरा वन ऑफ माई फर्स्ट शॉट है सिनेमा में, सिनेमा की जर्नी में। ये पुलिस की दबिश ऐसी पड़ी है क्योंकि बहमई के बाद ये लोग ऐसे भागे थे कि कहीं पर इनको ठौर नहीं मिल रहा था। दबिश बहुत भयानक हो गई थी, आपको याद हो। बाद में तो इनको स्टेट छोड़ करके ये हम मेरे गांव की तरफ भी गए थे। वो मान सिंह ने बताया था कि मेरे गांव की तरफ भी गए थे ये लोग। इतना दूर? हाँ, नेपाल बॉर्डर तक गए थे ये लोग। इतने दूर तक ये लोग भागे रहे थे, इतनी जोर की दबिश पड़ी थी। और जहां ये लोग मिलते मार दिए जाते। तो पानी पीने के लिए इनको जगह नहीं मिलती है कितनी सारी जगह पे, और वो प्यास के मारे मरी जा रही है। और नीचे उसने हाथ लगाया हुआ, पानी का एक ड्रॉप नहीं आ रहा है ना। तो शेखर कपूर, तो मैजिक ऑफ शेखर कपूर इज़ द बेस्ट डायरेक्टर आई हैव वर्कड विद। क्या बढ़िया, मतलब अमेजिंग। कितना सिखाया उस आदमी ने सिनेमा एक्टिंग के बारे में, बहुत। इस फिल्म में सब कुछ ही अद्भुत। इसकी कास्टिंग का सिलसिला शुरू होता है। सौरभ शुक्ला अपना वाकया बता रहे हैं, आपकी अलग, राइट, हाँ, टिशू की अलग, सबके। क्योंकि सब अलग अलग ढंग से, अलग अलग नज़रिए से एक ही हैपनिंग को देखते हैं, तो सबका बताने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन बात तो ये भी है कि हम सब लोग फुकरे लोग थे, अभी वही थिएटर कर रहे थे, और हम लोगों को अचानक हमारी झोली में शेखर कपूर जैसा बड़ा डायरेक्टर गिर गया।
ये तो सपने में होता है ना कि भाई मैं सड़क पार कर रहा हूँ और अचानक सुहास गई आ जाए। आप एक स्ट्रगलर है तो स्ट्रगलर सोचता है ऐसे ही है। हम भी ऐसे ही सोचते थे यार, कोई मुंबई का कोई बड़ा डायरेक्टर जो है आके हमारा प्ले देखे, कास्टिंग तो करेगा ही करेगा। और शेखर कपूर तो सच में आ गए हमारी कास्टिंग करने के लिए। सो दिस वाज ब्लेसिंग फॉर सो मेनी पीपल। कितने करियर शुरू हुए इससे? हाँ, भोसले को मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे गली गुलियाँ, भोसले वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस। और गली गुलियाँ अलीगढ़ और भोसले के लिए मुझे वो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है जो जिसे मैं बहुत ज़्यादा जिसकी इज़्ज़त करता हूँ। एशिया पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया में होता है और ज्यूरी सारे के सारे बाहर के होते हैं, अलग अलग देश के। तो ऐसा है नहीं कि आप उनको कहीं से खोज भी पाएंगे। और सारे बड़े बड़े डायरेक्टर, एडिटर, इस तरह के लोग होते हैं। और मेरे जो फेलो नॉमिनी जो हर बार थे, वो कोई टर्की का एक्टर है, कोई कोरिया का एक्टर है, कोई चाइनीज़ एक्टर है, कोई ईरान का एक्टर है। उनसे compete करना और जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और ये दोनों अवार्ड जो हैं मेरे घर में सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। इसका क्लाइमेक्स जो किया था सौरभ, हमने क्लाइमेक्स में होता है कि ये संतोष जिवेकर जो नेगेटिव रोल कर रहा है, उसके और मेरे भोसले के बीच में बहुत मारामारी होती है। और उस मारामारी में दोनों ही मरते हैं उसमें। तो वो बाथरूम के अंदर होता है, वो बाथरूम गया है और मेरा कैरेक्टर घुस जाता है अंदर। तो एक्चुअल में बाथरूम उतने ही साइज़ का बनाया था। ये देवाशीष मखीजा टाइप के जो जीनियस डायरेक्टर हैं, ये इतने ज़्यादा परफेक्शन में जाते हैं कि मारपीट होगी तो हम बड़ा नहीं बनाएंगे, वो सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेंगे, उतने ही बनाएंगे। तो भाई कैसे करें फिर उस पूरी मारपीट को कैसे कैप्चर करें? तो ये क्लाइमेक्स आईफोन पे शूट हुआ है। तो जब आपका अगर मुझे मेरी तरफ से आपका शॉट लेना है तो कैमरा यहाँ लगा हुआ है, माथे पे बांधा हुआ है और मेरे हाथ भी आ रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है। और जब मेरा लेना है तो आपके माथे पे गया। तो इस तरह से वो पूरा उसके लिए वो बनाया था, उन्होंने सेटिंग बनाई थी जो हमें पहना देते थे ये लोग। और एक जो है ऊपर में कैमरामैन एक अलग आईफोन लेकर के शूट कर रहा है। हाँ, तो ऐसे शूट हुआ था ये। कमाल है ये। फिर तो मीम्स की भरमार है? और दिखाइए। रील देखते हैं आप? ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये देखा हुआ है। इसमें क्या है कि लास्ट में जो वो गाली देता हूँ मैं, वो मैंने इम्प्रोवाइज़ किया था, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं तो ये सीन ख़राब हो जाएगा। कि मुझे भी एक कोट आता है जो जीता सिंह अंदर ये वो है ना, और ख़त्म हो गया। उसके बाद सीन ख़त्म हो रहा था, मैं बाहर चला जाता हूँ गुस्से में। मैंने राज डीगे से बोला, यार जब तक गाली नहीं दूंगा ना तो ये सही ढंग से कंक्लूड नहीं होगा, रीज़न नहीं होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ पे। आपको कितनी मशक्क़त पड़ती है अपनी बिटिया की दुनिया समझने की? नहीं, मशक्क़त तो क्या है, लेकिन मेरी बेटी की जो दुनिया है वो 12 साल की है। उसकी दुनिया तो ऐसी, बाकी जो बच्चे हैं जो बाहर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि मेरी बच्ची हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल में सारे गैजेट्स वगैरह तो यूज़ करना आपको अलाउड है ही नहीं, सिर्फ उस पर पढ़ाई करना अलाउड है। बाकी वो जब आती है अपने घर पे तो पूरे दिन वो आईपैड पे लगी रहती है। तो उसको आईपैड से हटाने के लिए हमने हॉस्टल में डाल दिया था। लेकिन उसकी दुनिया जो है, जो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मैं देख रहा हूँ इस उम्र में जब बच्चा टीनेज पहुँचता है ना, तो उसको लगता है कि कैसे साला ये यहाँ से मैं 18 की हो जाऊँ। हाँ, वो बीच का 5 साल वो उनके लिए सबसे ज़्यादा दुखद। और हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। हाँ। तो वो मैं तड़प देखता हूँ मैं उसके अंदर में कि जल्दी से जल्दी 18 है या हो जाने वाली बात, जो जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना अलाउड नहीं है उसको। तो ये सारी चीज़ें
गैजेट्स पे सबका ध्यान रहता है। कभी आप जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में? हाँ, कभी गए? जी मैं गया हूँ, लेकिन अभी तो ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, तो ज़्यादातर तो मेरी पत्नी जाती है। लेकिन मुझे वो लोग बहुत बुलाते रहते हैं, उनके फंक्शंस वगैरह में जो है कई बार चीफ गेस्ट बनाया जाता है मुझे। और सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से मेरी बेटी रहती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है कि इतना सारा अटेंशन मेरे बाप को दिया जाए। बेटी से अब माँ पर आते हैं। जी, ये मेरी माँ जो है ये पिछले साल ही गुजरी जी। और ये पूरे आयरन लेडी जो मैंने लिखा भी है, पूरे आयरन लेडी, मतलब इस तरह की सख्त औरत या सख्त व्यक्तित्व तो मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा है। 6 बच्चों को पालना और 6 के 6 बच्चे आपसे दहशत में हों, आप समझ रहे हैं? मरने से पहले भी हम 6 के 6 भाई बहन डरते थे कि अब क्या बोलेगी ये। और मरने से पहले इसने कहा कि इसको बोलो नली निकाल दे, हम जाएं, हमको जो है रहना नहीं है, इतना सारा सपोर्ट हमको चाहिए ही नहीं, सो आई वॉन्ट टू गो। वो भी इंस्ट्रक्शन आखिरी? हाँ, वो भी इंस्ट्रक्शन देती थी, इसको बोलो कि हटाए। और गई तो अपने मन से गई, इसने जो है तो पूरे तरीके से छोड़ दिया इसने कि नहीं ये इतना हैंडीकैप हो गया मैं तो, और लोगों के ऊपर डिपेंड करके नहीं जिंदा रहूँगी। तो ये इसका तेवर लोग कहते हैं कि मेरे अंदर ज़्यादा आया है, लेकिन तब भी मैं सोचता हूँ 20-25% मतलब पूरा समाज मेरी माँ के डर खौफ में रहता था और उतना ही प्यार भी करता था। हाँ, बहुत सारी छोटे बच्चों की शादियाँ कराई इसने, शादी कराना, बहुत सारे हमारे अपने रिश्तेदारों में कितने लोगों की शादी कराना, और गरीब लोग बच्चे जो है ये उनकी माएँ बाप काम करते हैं हमारे घर में, तो उनके बच्चियों की शादी करा देना, उनको क्या कहते हैं वो, बहुत सारी साड़ी सिंदूर ये वो पैसा रुपया करके करती थी वो। ये हमारे गांव का घर है। तो जब तक हम लोग थे वहाँ पे, तब तक ये सिर्फ ईंट पत्थर का ईंट थी बस, ऊपर में काम भी नहीं हुआ था। ये मुखर्जी नगर में 1010 मुखर्जी नगर में ये फर्स्ट ईयर का है। और शमशुल इस्लाम का चेला? हाँ, शमशुल इस्लाम साहब का चेला। मैंने सुना कि इस्लाम साहब बहुत गाली देते हैं कि ये क्या पूंजीवादी दुनिया को बिक गया। ये साहब आप समझा दीजिए, कुछ दिनों पहले पीयूष मिश्रा आए, हाँ, वो एनके की हाँ पर्ची फाड़ रहे थे। देखिए, पीयूष और एनके, ये एक सच है कि दोनों बहुत जिगरी दोस्त रहे हैं। और पीयूष तो कभी भी वामपंथी नहीं थे। पीयूष जो हैं वही थे हमेशा से, लेकिन पीयूष उतने ही होनहार भी और उतने ही प्रतिभावान भी। और दोनों ये दोस्त थे जो आपस में बहुत झगड़ा करते थे तब भी। और आपस में 10-10 दिन तक बातचीत नहीं होती थी तब भी। दोनों एक दूसरे को गाली भी देते थे तब भी। और अभी मैंने लंदन टॉप पे देखा कि अभी भी गाली देते हैं। कंसिस्टेंसी है साहब। हाँ, वो बहुत कमाल होता है। वो पीयूष को सुनो तो मज़ा आता है, वो उसको गाली देता है, उससे मिलो तो उसको गाली देता है, फिर बाद में दोनों मिल जाते हैं और आप हो जाते हैं चौ। चलिए, अच्छा, ये मेरा पहला प्ले है। ये मैं पहले ये सरस्वती कॉलेज में, ये हिंदू कॉलेज में। ये एनिमी ऑफ द पीपल, जनशत्रु करके हेनरिक इब्सन का प्ले है। ये मैं मेन रोल कर रहा था, मैं पीछे की तरफ हूँ। और ये बहुत ही कमाल का प्ले है। इस पे जो है उन्होंने सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई है इस प्ले पे, गणशत्रु ऐसे कुछ करके, है ना। तो ये हिंदू कॉलेज में एक लड़का डायरेक्ट करना चाह रहा था, देश दीपक, अभी वो नहीं है, गुजर गया। तो वो मेरे पास आए क्योंकि उसने मुझे स्ट्रीट थिएटर करते हुए देखा था शमशुल साहब के साथ। उसने कहा कि मैं ये प्ले कर रहा हूँ और तुम इसमें एक्टिंग करो, मेन रोल करो। मैंने क्यों, हिंदू कॉलेज में कोई नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं हिंदू कॉलेज में कोई नहीं, एक आशीष विद्यार्थी करके है, लेकिन यार वो तो मंडी हाउस में ही करता है, वो उसने कहा है कि मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग रीडिंग करने लगे थे और ये बहुत सारे शोज़ किए थे इसके, सौरभ।
बहुत बढ़िया एक प्ले हुआ, बहुत ही बढ़िया प्ले हुआ था, जबकि हमने कॉलेज में किया था। कॉलेज में किया, कई बार रिपीट किया, फिर बाहर में भी जाके किया हमने। जनशत्रु। हाँ, जनशत्रु। और ये मेरी वाइफ का रोल जो आप देख रहे हो, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, ये आईपी कॉलेज में पढ़ती थी, तो इनको ये लोग लेके आए थे आईपी कॉलेज में, क्योंकि हिंदू कॉलेज की जो लड़कियां थी जिन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, उन्होंने कहा था हम कर लेंगे, लेकिन ये मनोज जो है हमको जो है वो हग नहीं करेगा यार। तो मैं क्यों नहीं करेगा? नहीं, हमारे माँ बाप आएंगे वो प्ले देखने के लिए, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक समय था जब हमको एक्ट्रेस मिलती नहीं थी। अब ये लड़की थी जो बड़े मॉडर्न परिवार से आई थी, तो इसको डायरेक्टर ने बोला कि यू विल हैव टू हग मनोज बाजपेयी। तो उसने बोला ओके, डू आई हैव टू किस हिम? मतलब उसको पड़ी नहीं थी। तो वो समय अलग था। हर चीज़ जो है बदल रहा था धीरे धीरे। हाँ, उसी का है, उसी का सीन है। सारे उसी के हैं। ये ड्रम्स इन द नाइट ब्रेख्त का लिखा हुआ प्ले है, बहुत ही सेलिब्रेटेड प्ले है ये। पीछे आप किसको देख रहे हैं? लवलीन मिश्रा हैं वो जी। वाओ। हाँ, हम लोग की छुटकी। और ये जो है ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो जाता है। हाँ। और ये सिपाही को जब छोड़ा जाता है, जब इसको मान चुके हैं कि ये मर चुका है, और ये उसकी जो प्रेमिका थी वो भी मान चुकी थी कि मर चुका है। अब ये उस जगह आया है जब इसको पता चलता है कि अब इसकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, और वहाँ पे ये थोड़ा कैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है तो ये हिला हुआ है, और ये सारे जो चीज़ों को देख करके और भी हिल जाता है। तो यही सब उठपटांग हरकतें वहाँ करता है ये नेटुआ। पीछे देखिए कौन है, बताइए? आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी हैं। और जिसने मुझे होल्ड की, जिसने नाचने वाले को होल्ड किया है, बताइए कौन है? नहीं, मुझे तो पता है, गजराज राव हैं जी, है ना। तो और पीछे जो लड़की है वर्षा अग्निहोत्री। वर्षा ने आपके साथ और भी कई हाँ किए हैं जी। तो वर्षा ये सब काफी उस समय की हाँ, सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस थी ये यहाँ जी। दिल्ली सर। और ये जो देख रहे हैं आप झोपड़पट्टी हमने बनाई है, एक सीन में यहीं पे ये झोपड़पट्टी का जो एक दीवार थी वो गिर गई, तो एक दीवार सिंबॉलिक तौर पे लगाया था झोपड़पट्टी का, वही गिर गई। और उसके बाद इस मारा पीटी में और लास्ट होने वाला है, और उसके बाद मैंने इम्प्रोवाइज़ किया था यहाँ पे। तो लोगों जो खड़े होकर लोगों ने ताली बजाई कि मतलब क्या लिखा है प्ले, क्या बढ़िया एंड किया है। लेकिन हकीकत ये था कि वो हम गलती से झोपड़पट्टी की दीवार गिर गई थी। क्या बोले आप? अब मुझे पता नहीं, हम नाचने के लिए हम पेट भरने के लिए नाचते हैं हम, ऐसे कुछ बोला था, है ना। तो उससे सब कुछ कवर अप हो गया था। अच्छा, ये है वहाँ बगदाद का गुलाम। रघुवीर भाई मेन रोल कर रहे थे इसमें जी। और शाहरुख और दिव्या दोनों पति पत्नी बने थे इसमें। वो ये लोग शेख बने थे। हाँ। और मैं था वो जो क्या कहते हैं उसको, सराय, उस सराय का मालिक, मैनेजर, और रघुवीर यादव उसमें नौकर। तो इसलिए बगदाद का गुलाम। तो पूरा रघु भाई का एक सीक्वेंस था, आप लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि आप सब उसमें छोटे छोटे थे, लेकिन रघु भाई एक पूरा सीक्वेंस करते थे, मैं और रघु भाई, सिर्फ दरी बिछाने का। अब दरी कालीन बिछाना है तो कालीन बिछाना, आप बिछा दीजिए चले जाइए, लेकिन पूरा क्रिएट किया था रघु भाई के पूरे जीनियस दिमाग से वो आइडिया आया था। हम लोग कम से कम नहीं भी तो 10 मिनट तक सिर्फ कालीन ही बिछाते रहते थे, 10 मिनट तक कालीन बिछाते, और लोग हंस के पागल हो जाते थे उसमें। सुन के ही ऐसा लग रहा है कि बिकॉज रघुवीर यादव जैसा थिएटर एक्टर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और मतलब व्हाट एन एक्सपीरियंस जस्ट टू वॉच हिम। राइटर भी बड़े कमाल कमाल। के। मेहरून निसा उनकी लिखी रखी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो बन नहीं पाई। लेकिन आप वो गाना, म्यूजिक, मैसेज साहब उन्हीं लोगों का, ये मैसेज हाँ, साहब, ये आपके दोनों उस्ताद हैं, रघु भाई और बैरी जॉन साहब। रघु भाई मेरे साथ में जो एक एक्टर जिसको मैंने हमेशा आइडलाइज किया, दूसरा बैरी जॉन मेरे टीचर। बैरी जॉन का काम इसमें बहुत उम्दा है। अगर आप में से किसी ने मैसेज साहब नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्लासिक है ये, बहुत ही कमाल की फिल्म। ये तो खैर आते जाते फ़ोटो बैरी जॉन के साथ जी। अभी दिल्ली में रहते हैं ये? या कुमुद मिश्रा।
कुमुद मिश्रा बहुत ही सुंदर, मतलब इतना सुंदर, अभी भी है सुंदर, वज़न ज़्यादा है लेकिन बहुत ही सुंदर हुआ करता था। मतलब महेश भट्ट इसको किसी फिल्म में हीरो लेना चाहते थे। अच्छा जी। और ये आदमी ऐसा था कि इसको करना नहीं था वो रोल, इसने मना भी कर दिया, नहीं करना था। मनमौजी था ये पूरे तरीके से। स्वाभिमान को देख के महेश भट्ट की आपके लिए क्या रिएक्शन थी? स्वाभिमान देख के ही मुझे तमन्ना मिली थी। अच्छा, स्वाभिमान सीरीज वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स थे, उनकी कंपनी थी एक प्लस चैनल करके, जो कि एक दो लोग पार्टनर थे उसमें, एक भट्ट साहब भी थे। उनको नहीं पता था कि भाई कौन सा रोल कर रहा है मनोज बाजपेयी। उन लोगों को तो ज़्यादातर इंटरेस्ट उस समय था कि भाई मेन रोल और कौन कौन से है वो। लेकिन मेरा जो रोल शुरू हुआ था वो करीब 30-40 एपिसोड के बाद शुरू हुआ था। इस समय खाने की बड़ी कमी रहती थी, पॉकेट में पैसे नहीं होते थे, कई दिन बिना खाने के गुजर जाते थे। तो मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती ये 10 एपिसोड का रोल मुझे ज़बरदस्ती लेके गया कि तुझे करना ही है, आया है फ़ोन तो तुझे करना ही है। और मैंने बहुत ही अनबने भाव से इस सीरियल को लिया था। 1000 रुपये एपिसोड मिलता था और 10 एपिसोड के बाद, एक्चुअली 5-6 एपिसोड शूट करने के बाद ही मेरा रोल बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। सारे राइटर्स का मैं पसंदीदा हो गया था। तो उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते ऐसा किया कि जब तक वो सीरियल जो है ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैं था, मेन रोल में आ गया था मैं बाद में। तो 20-25 हज़ार रुपये महीने के बन जाते थे, जो कि जिससे बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया था मुझे, बहुत बड़ा। उसके बाद ये इसी में से कुछ एक मेरे सीन देखे थे महेश भट्ट साहब ने घर पे अपने, कि चलो आज स्वाभिमान देखता हूँ, मेरा सीरियल आता है, आज देखता हूँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने लगाया तो मेरा सीन आ रहा था और उन्होंने फ़ोन किया प्रोडक्शन में, कहा कि मुझे जानना है कि ये लड़का है कौन। वो तब मुझे मैसेज आया कि भाई मिलो आकर के। मैं मिलने गया तो अपने सोफे से खड़े हो गए और पहली बार इतने बड़े डायरेक्टर ने बैंडिट क्वीन के बाद मुझे रिकग्नाइज़ किया था जब मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ था मेरे लिए। आप देख रहे हैं बेनेगल साहब को, मेरे ख्याल से ज्ञान का खजाना है वो बेनेगल साहब। उनके पास आप सिर्फ रहिए तो आपको सीखने का इतना मौका लगता था। मैं तो जानबूझ करके उनको प्रोवोक करता था कि कुछ बताएं वो मुझे। तो वो मैं इनसे सुनता रहता था कि क्या क्या कैरेक्टर है, कैसे करूं और कैसे करूं और क्या क्या नया कर सकता हूं। जब भी कुछ उनसे पूछता था मैं, तो वो मेरे परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा देते थे। वो मैं सिर्फ सुनता रहता था उनको। अब देखिए, सुनने का तो ऐसा है कि हमारा लोभ बहुत है, हम लोग सुनते रहेंगे, लेकिन समय की पाबंदी है। तो 5 सवाल लेते हैं ऑडियंस से। सर, ये सिनेमा रिलेटेड तो नहीं है, बट जैसा आपने कहा कि माताजी से सब आप बहुत डरे रहते थे, तो फिर आपने कैसे मनाया जब आपको शादी करनी थी, वो भी इंटर रिलीजन? एक्चुअली बड़ी कमाल की बात थी कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, वो भले ही चाहते थे कि मैं अपने समाज में शादी करूं, लेकिन कुछ ये कमाल के शख्सियत थे ये कि इन्होंने कभी चूं तक नहीं किया, कभी कोई विरोध तक नहीं किया। उल्टा अगर समाज में से किसी ने कुछ विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने अग्रेसिवली उसको वहीं पर बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सख्त औरत थी, समाज में बहुत डरता था मेरी माँ से। तो मेरी माँ ने एक बार डिसाइड कर लिया कि मनोज ने किया है, अब मुझे इसको सपोर्ट करना है। तो वो सपोर्ट करती थी, अग्रेसिवली करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अब मेरा क्या था कि जैसा लोग मानते भी हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा उनके जैसा हूँ। अब मेरा भी मन कर, भाई मैं शादी कर रहा हूँ तो मैं कभी डरा नहीं कि मेरी माँ क्या बोलेगी, मेरे पिताजी क्या बोलेंगे। तो कभी वो डर नहीं लगा। लेकिन वो जो दुस्साहस है या साहस है, मेरे ख्याल से वो इसीलिए भी है कि क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं अपनी माँ के जैसा हूँ तो मुझे भी डर नहीं लगता है। हमने तो आपके कई रोल्स देखे जो बहुत इंटेंस है। कोई एक ऐसा रोल विच यू आर वेरी प्राउड ऑफ कि हो गया बस, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा? मैं गली गुनिया के लिए कहता हूँ कि वो रोल हो गया बस, पता नहीं कैसे हुआ, सब कुछ एक सपने की तरह से गुजरा। और जब भी मैं उस फिल्म को कभी भी देखता हूँ तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैंने किया कैसे, ये कब किया, कैसे किया, इसका जवाब मुझे आज तक मुझसे खुद नहीं मिल पाता है। तो
ये कुछ एक क्षण होते हैं जब आप अभिनय की उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहां पे चीज़ें आप कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप खुद कर रहे हैं। मनोज भाई, एक चीज़ हम देखते हैं बॉलीवुड में अब एक डिवीज़न हो रखा है, एक एक्टर हैं और स्टार एक्टर्स हैं। आप कहीं ना कहीं बीच में इनमें क्रॉसओवर करते हैं इस जॉनर जी में। जी। ये कितनी कंपल्शन होती है एक एक्टर को एक स्टार के इमेजरी और स्टार की आइकॉनोग्राफी में आने के लिए? जी देखिए, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं उनके जैसा बनूं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई कमर्शियल फिल्म आपको मिल रही है, इज्जत के साथ मिल रही है और आपको ठीक ठाक लग रही है, तो अगर कमर्शियल फिल्म अगर आप करते हो, अगर वो हिट हो जाती है, तो मुझे उस दौरान में भोसले, गली गुलियाँ, इस तरह की फिल्मों को करने के लिए फिर मुझे फ्रीडम हो जाती थी। तो कई बार जो आप करना चाहते हैं उसको पूरी आज़ादी से करने के लिए आपको कमर्शियल फिल्म का जो स्ट्रेंथ है, उसका मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे हमें चाहिए होता था। जब चाहिए होता था और उसमें कोई बड़ी फिल्म आ रही है मेरे पास और मुझे लगा कि ये फिल्म चल सकती है और इससे मेरा जो है कमर्शियल मार्केट में मेरा स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो मेरे प्रोड्यूसर जो गली गुलियाँ के हैं या भोसले के हैं, उनको ताकत मिल जाएगी इस फिल्म को बनाने में। तो अपने ढंग की काम करने के लिए वो स्ट्रेंथ में जानबूझ करके मैं करता था। एक इससे एक चीज़ तो निकल के आती है कि आपका पहला लव जो है वो एक्टिंग है। जी। तो जब आप एक्टिंग को ही प्रेफर करते हैं और एक एक्टर की ही रोल में अपने आप को आप सार्थक महसूस करते हैं, तो जब स्टार की भूमिका में आपको जाना पड़ता है, उसकी इमेजरी में जाना पड़ता है, तो वहाँ के लिए आप डेडिकेशन कैसे निकालते हैं? क्योंकि आप तो बेसिकली जा रहे हैं कि एक्टिंग का रास्ता बन सके। जी, अब इसे लल्लनटॉप पे काम करके अगर थक जाते हैं तो आप क्या करते हो? आप जाकर के अल्मोड़ा घूम के चले आते हो। तो कमर्शियल फिल्मों में काम करना मेरे लिए पिकनिक है, क्योंकि वहाँ का जो डायरेक्टर है वो चाहता भी नहीं है कि आप रोल में घुसिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो कहता है कि नहीं सर, इतना पॉज दे के एक्टिंग नहीं सर, अलीगढ़ वाली एक्टिंग नहीं चाहिए, एकदम सर पूरा वो राजनीति वाला चाहिए एक्टिंग। तो हर किसी का डिमांड अलग होता है, जॉनर अलग है, उनके बनाने का तरीका अलग है। मेरा यह है कि मेरे पास में भगवान की दया से इतने साल काम करने के बाद एक क्राफ्ट पे काम किया है, तो मैं उसके डिमांड को भी पूरा करने की क्षमता रखता हूँ या अनुभव है मेरे पास में। और ये कितनी कमाल की बात है ना कि आप हर तरफ जा करके अच्छा करके आइए और आपको लोग सराहना करें, ये तो मतलब अचीवमेंट है मेरे लिए, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, एक डायलॉग है आपका कि हजरात हजरात हजरात, तो ये रैंडम था या लिखा हुआ डायलॉग था? क्योंकि वो जिस तरह से बोला गया, तो देखिए हजरात 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 तो लिखा हुआ था, लेकिन उसको परफॉर्म करना, उसका सुर समझना और उसके पूरे स्पीच पे काम करना, एक ख़ास ढंग से, किस ढंग से वो बोला जाए। अगर अब मैं किसी को दूं भाई कि भाई ये रहा हजरात हजरात, ये स्पीच है, ये ज़रा पढ़ करके आप करके बताइए, आपने अब जैसा हुआ है आप वैसा नहीं सोच पाएंगे, शायद आप किसी और ढंग से सोचेंगे, लेकिन मैंने ऐसे सोचा। वो क्यों सोचा, उसके पीछे की एक अनुभव ये है कि हमारे बेतिया शहर में जब कोई सिनेमा, जैसे सिनेमा हॉल के अपने अपने टांगे थे, वो उन टांगों पे उनका पोस्टर लगा करके एक अनाउंसर गाना बजाता हुआ, डायलॉग बोलता हुआ पूरे बेतिया शहर में उस फिल्म का प्रचार प्रसार करता था। भाइयों भाइयों भाइयों, आयल बा अपने के थिएटर में, लिबर्टी में लगाता अमर अकबर एंथोनी, आइए आइए आइए। अब मेरे दिमाग में ये था मेरा अनुभव बचपन का, जो मैंने सुना था, तो मैंने उसी हजरात हजरात को उसी अंदाज में किया है, जो मैंने अपने बेतिया शहर में सिनेमा घर के प्रचार प्रसार में जिस तरह का अनाउंसमेंट होता था, उसको मैंने हजरात हजरात में डाला था। जी, आखिरी सवाल सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और वो ये है कि एक बहुत ही छोटे से शहर से आप ना सपनों की नगरी में हो, बॉम्बे, तो सर आपका जो सफ़र रहा इतनी दूरी, और आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर मोमेंट वो कौन सा है कि अब आपको लग रहा है कि आप बहुत ही फेमस हो चुके हो? यार वो पहला पर्टिकुलर मोमेंट था ना, वो बिकू महात्रे के बाद। मेरे जैसे नेटवर्क के जैसा मैंने सफलता नहीं देखी, वैसे ही मैं कहूँगा उस तरह का यूफोरिया बिकू महात्रे का। सौरभ, मैं बताऊँ
कि मैं कहीं भी जाता था तो लोग सिर्फ इसलिए भीड़ लगा के खड़े रहते थे कि उनको देखना था कि भीकू मात्रे लगता कैसा है। वो पूना गया मैं एक गणेश चतुर्थी के समय में, वहाँ पे उनको जो पूरा पूजा पंडाल में लेके जा रहे थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक दोनों तरफ लोग खड़े थे सिर्फ ये देखने के लिए कि भीकू मात्रे दिखता कैसा है नो। वो तब मुझे लगा था कि यार अब मेरा जो है थोड़ा नाम हो गया है और मेरे लिए लोगों में उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई है। अब मैं बिना रोटी के नहीं मरूंगा। थैंक यू। Thank हम you. लोगों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा रहा, क्योंकि आमने सामने की बातचीत तो खूब करते थे। अरे रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। पर ऐसे सीन्स पे रिएक्शन और उनकी इनसाइड स्टोरी, आपको बंदा के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह शानदार काम करते रहें और ललन टॉप में आते रहें और बीच बीच में अल्मोड़ा भी घूमने जाते रहें। थैंक यू सो मच। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के लिए इतना ही। मनोज वाजपेयी से बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। बाकी आप न्यूज रूम के उत्साह का माहौल देख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलवेज एन ऑनर। थैंक यू।